हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है बेटा आप लोगों के? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच में। एक बहुत जबरदस्त धांसू और बहुत ही इंटरेस्टिंग जोरदार चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, नाम है उसका सॉल्ट एनालिसिस, और आज इसका लेक्चर नंबर 4 करने वाले हैं। कैसे हैं आप सब लोग? वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार आप सब लोगों को। की हाल चाल है जल्दी बताइए जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? गुड इवनिंग, नमस्कार 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 नमस्कार। हाँ जी, जल्दी बोलो भैया। ठीक हो सब लोग? बढ़िया हो? फिर अरे कल ही समझाया तुम्हें यार, बर्थडे बर्थडे मेरा आ चुका है। हाँ, दोबारा नहीं आएगा फिर से। मतलब ये कौन अफवाह फैला रहा बताओ मार्केट में, बर्थडे वाली? यस, हाँ जी, इंटरेस्टिंग। हाँ, बहुत ही जबरदस्त इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये सॉल्ट एनालिसिस, और हर सेशन में आपको कुछ ना कुछ जबरदस्त चीज सीखने को मिलती है ना? नहीं? हाँ, यस यस यस, रिकॉर्डेड भी देंगे, चिंता मत करो। रिकॉर्डेड वाली आपकी जो ख्वाहिश है उसको भी पूरा करेंगे, डोंट वरी, है ना? उस ख्वाहिश को भी पूरा किया जाएगा आपकी। हाँ, रिकॉर्डेड वाली ख्वाहिश भी करेंगे पूरी। आ, दे देंगे, कल संडे है ना, एक छोटा सा सेशन घंटे भर का दे देते हैं रिकॉर्डेड सेशन। क्यों, क्या कहते हो? हम्म, यस, क्या कहती जनता? हाँ जी, बताओ बताओ। नहीं क्या? अरे देख लो मतलब। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट वीक में तो वैसे ही खत्म हो जाना है ये चैप्टर। नहीं भी चलो यस नो वाला पोल कर लेते हैं, एक पोल कर लेते हैं छोटा सा ना, एक पोल कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो सारी ही जनता है क्लास में, है ना? सारी ही जनता क्लास में है लगभग, है ना? तो एक छोटा सा पोल कर लेते हैं। जो ये चाहते हैं, वोट टाइप का पोल होगा, जो ये चाहते हैं कि सर कल घंटे भर की एक रिकॉर्डिंग चिपका ही दी जाए, मतलब ज्यादा नहीं, लगभग 1 घंटे की रिकॉर्डिंग, है ना? जो लोग चाहते हैं थम्स अप कर दें, जो कहते हैं नहीं नो वाले लोग हैं थम्स डाउन कर दें। 30 सेकंड का पोल मैं आपकी स्क्रीन पर देना चाहता हूं, ये रहा। बताओ, पोल कर लेते हैं। हाँ हाँ, अच्छा कल फॉर्म फिल करना है, कह रहा है फॉर्म फिल करना, पूरे दिन भर फॉर्म फिल करेगा ये? बताओ क्या तुम लोग मतलब है, पूरे दिन भर फॉर्म फिल करोगे? ऐसा क्या फॉर्म फिल करोगे भाई? हाँ, फॉर्म में ऐसा क्या फिल करोगे? नाम, एड्रेस, अता, पता, और अब की बार तो सारी इंफॉर्मेशन आपकी फैच हो रही है कहां से? आधार से, आधार से, है ना? तो क्या क्या करोगे मतलब? नहीं, इसमें कर दो ना यार, मैं तो जनता जनार्दन जो कहेगी उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, ऐसी क्या बात है ना? आप जो, आपकी श्रद्धा है, आपकी मर्जी है, आप जो चाहोगे वैसे कर लेंगे। हम तो भैया मतलब ऐसे मान लीजिए, कस्टमर को सेटिस्फाई रखना पूरी जिम्मेदारी है ना हमारी, है ना? तो आओ जी, देख लेते हैं एक बार, रिजल्ट देख लिया जाए पोल का। क्या लगता है? मुझे लग रहा है माहौल उल्टा होएगा इसमें, ऐसा लग रहा है मुझे। ये 65% लोग हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि सर रिकॉर्डेड चिपका दो। अरे भैया, इतने प्रतिशत तो लोगों ने वोट नहीं दिया मोदी जी को, 10 साल से राज कर रहे हैं, बताओ। इतने तो वोट नहीं आए लोगों के, समझ रहे हो? तो इसका मतलब सीधी सी बात है, यहां पे सरकार बन जाती है ऐसे, इतने पे सरकार बन जाती है, बताओ। ये तो 65% लोग ये कह रहे हैं कि सर चिपका दो, है ना? अब तो तुम समझ जाओ मतलब कि मैक्सिमम लोग चाहते हैं ये कि उनको दे दिया जाए, मतलब, है ना, रिकॉर्डेड सेशन दे दिया जाए। ये बहुत अच्छी बात है। ये
पढ़ने लिखने वाले बच्चों की यही तो पहचान है, मतलब समझ रहे हो तुम, है ना। इससे ये समझ में आता है कि इस जनता क्लास में जो है वो कितना पढ़ाई के लिए जागरूक है, जो चाहती है कि सर बस सिलेबस हो जाए, रिवीजन के लिए हमें सफिशिएंट टाइम मिले, दे दो सर, हम लोग जैसे तैसे उठते पढ़ते कर ही लेंगे सर, है ना। तो बेटा आज का लेक्चर नंबर 4 है और आज मैं आपको बता दूं आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। टेस्ट फॉर एसीटेट आयन, एसीटेट आयन के 2-3 टेस्ट मैं आपको लास्ट क्लास में करवा चुका था और 2 टेस्ट ऐसे थे जो मुझे देने थे, तो वो मैं आपको आज करवाऊंगा। बाइसल्फाइड आयन, ये बाइसल्फाइड आयन कब शुरू होगा और कब खत्म होगा आपको पता ही नहीं लगेगा, है ना। और फिर उसके बाद नाइट्रेट आयन का जो टेस्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के जो टेस्ट हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो मेजर पोर्शन रहेगा ना, उसमें से मान लीजिए ये वाले जो आयंस हैं इनके टेस्ट हम लोग देखने वाले हैं, है ना। मेनली हम लोग ये वाले टेस्ट देखने वाले हैं, और ये जो टेस्ट हैं ये तो बहुत छोटे छोटे से और बहुत आसान आसान से टॉपिक्स हैं। यस, अगर आप सब लोग कहो, आपकी अगर आज्ञा हो, आप लोग अगर थम्स अप कर दो तो मैं सेशन को कर दूं स्टार्ट। यस, क्या कहते हो? आप लोग कहो तो कर दूं स्टार्ट। सॉल्ट एनालिसिस चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, और ये आज के जो अपने टॉपिक्स रहेंगे, देखिए नाइट्रेट आयन पढ़ाना है मुझे, ये रहा नाइट्रेट आयन, यस, और क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। आज हम लोग जो ये 4 आयंस पढ़ेंगे, ये 4 आयंस आपके लैब मैनुअल में दे रखे हैं, और ये जो 4 आयंस है सर आपके जे मेंस के सिलेबस में भी दे रखे हैं, है ना। और यही 4 आयन आपके जे एडवांस के सिलेबस में भी दे रखे हैं। नाइट्रेट, हैलाइड्स, हैलाइड्स में हमें फ्लोराइड के बारे में नहीं पढ़ना होता है ना, जे एडवांस के सिलेबस में फ्लोराइड नहीं है। तो ये जो 4 आयंस है बेटा, आज जो हम लोग जिनके बारे में मेजर पोर्शन पढ़ने वाले हैं, वो सारे के सारे आपके जे मेंस, जे एडवांस्ड और लैब मैनुअल सब जगह दे रखे हैं। तो मतलब ये इंपॉर्टेंट है, आज वाले जो टेस्ट हैं काफी इंपॉर्टेंट है। एसीटेट आयन जो था मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था, एसीटेट आयन आपके लैब मैनुअल में दे रखा है, तो ये आपसे जे मेंस में भी पूछा जा सकता है, हालांकि इसने एग्जाम में कुछ अलग से मेंशन नहीं किया हुआ है ना। तो देखिए आज के बाद ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये आज करवा दूंगा, ये हो चुका है, ये तीनों आज कर लेंगे। सिर्फ एक सल्फेट आयन बचेगा जो बचता है आपका, है ना। और यहां से भी अगर हम लोग देखें, कार्बोनेट हो चुका है, सल्फाइड हो चुका है, सल्फाइट हो चुका है, नाइट्राइट हो चुका है, ये चारों कर लेंगे। फॉस्फेट नहीं किया, ये नहीं किया, है ना। तो मतलब ये 2-3 आयंस आपके लैब मैनुअल के अकॉर्डिंग और बचेंगे, उनको भी निपटा देंगे, आप लोग चिंता ना करें। डन है? हाँ, कह रहा फ्लोराइड, वाई नॉट फ्लोराइड? अब नहीं है तो नहीं है भाई, मैं क्या करूं, उसने मेंशन कर रखा है, नहीं पढ़ना फ्लोराइड तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसी क्या बात है। हाँ हाँ, अरे दे देंगे, व्हाइट नोट्स दे देंगे बेटा, चैप्टर थोड़ी सांस लेने दो यार, है? मैं दे दूंगा, चिंता मत करो ना। तो वो तो अभी चैप्टर खत्म होने से पहले मैं आपको दे दूंगा, है ना। डोंट वरी, यस, हाँ, डोंट वरी, चैप्टर खत्म होने से पहले मैं आपको दे दूंगा, है ना, चिंता मत कीजिए आप। आइए सर, आप सर हम लोग एसीटेट आयन का टेस्ट पढ़ रहे थे, और एसीटेट आयन के टेस्ट में ये चीज मैं आपको बता चुका था कि सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं, किसको छोड़ के? Ag प्लस को छोड़ के, Hg प्लस को छोड़ के और Cu प्लस को छोड़ के। इनको छोड़ के जितने भी एसिटेट्स होते हैं और ऑल आर सॉल्युबल, यस। और मैं आपको यह भी बता चुका था कि इसका जो टेस्ट किया जाता है, इसके टेस्ट के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सर? डाइल्यूट एसिड डालते हैं। आपकी टेस्ट ट्यूब है और टेस्ट ट्यूब में डाइल्यूट एसिड आपने जैसे डाला, आपको विनेगर लाइक स्मेल, विनेगर लाइक स्मेल, मजा आ गया। आपने कहा सर एसिटेट आयन हो सकता है। फिर आपने कंफर्मेटरी टेस्ट करने की कोशिश करी, आपने कहा एसिटेट आयन में जब मैं AgNO3 डालूंगा तो मुझे CH3CO Ag का एसिटेट मिलेगा, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलेगा, लेकिन ये बॉईल करने पे सॉल्युबल हो जाता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे सॉल्युबल नहीं होता। एस्टिफिकेशन रिएक्शन ये वाली थी, यस, ये रिएक्शन एस्टरिफिकेशन रिएक्शन थी, और ये जो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका था। इस रिएक्शन के लास्ट में दादा क्या बनता है? एस्टर बनता है। और एस्टर की स्मेल कैसी होती है बताइए जरा। एस्टर की स्मेल कैसी होती है? कोई बोलेगा क्या एस्टर जो है तो उसकी स्मेल कैसी होती है? पढ़ा है तुम लोगों ने ऑर्गेनिक में? यस यस, जल्दी बोलो। एस्टर की स्मेल कैसी होती है? खट्टी, क्या खट्टी? स्वीट, अच्छा स्वीट स्मेल होती है। अब है फ्रूटी स्मेल, फ्रूट जैसी स्मेल होती है ना, फ्रूटी स्मेल होती है। इसकी स्मेल कैसी होती है दादा? फ्रूटी स्मेल होती है। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि हाँ एस्टर बन चुका है और एसिटेट आयन ही प्रेजेंट है। तो थोड़ा कंफर्मेशन हो जाएगा हमारे लिए, है ना। तो यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके थे। आज जो मुझे सबसे पहला टेस्ट करवाना था वो था टेस्ट विद न्यूट्रल FeCl3। मुझे क्या करवाना था? टेस्ट विद न्यूट्रल FeCl3। क्या करवाना था? न्यूट्रल FeCl3 करवाना था। ठीक है सर, करवा लेते हैं सर, करवाइए।
देखिए सुनिए मेरी बात अच्छे समझना, ये वाला जो टेस्ट है बेटा इंपॉर्टेंट है। हाँ टूटी फ्रूटी वही वाला, भाई ये वाला टेस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा। इस वाले टेस्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसिटेट में, सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट यही वाला है, ठीक है। आपका जो टेस्ट ट्यूब है महाराज, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है? सर हमारे पास एसिटेट आयन प्रेजेंट है, और इस एसिटेट आयन में आप ऊपर से क्या डालोगे? FeCl3 डाल दो। FeCl3 बोले तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? Fe3+ आयन प्रेजेंट होगा। यस, और एक्वा सॉल्यूशन तो है ही, तो पानी तो प्रेजेंट है ही। जैसे ही आपने Fe3+ इसके अंदर डाला, आपको ये जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा दिखाई देगा? डीप रेड कलर का सॉल्यूशन दिखाई देगा। कई जगह पर इसको ब्लड रेड भी लिखा होता है, डीप नहीं है भाई, डीप रेड, एकदम गाढ़ा लाल कलर दिखाई देगा। जैसे आपका खून होता है, जैसे आपका ब्लड होता है, वैसा कलर आपको दिखाई देगा। और जैसे ही आप इस सॉल्यूशन को बॉईल करोगे, वैसे ही ये जो ब्लड रेड कलर है, ये ब्राउनिश रेड कलर में पीपीटी में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब यहां पर आपके पास टेस्ट ट्यूब था, टेस्ट ट्यूब में एसिटेट आयन था। जैसे ही आपने उसके अंदर Fe3+ डाला, जैसे ही आपने Fe3+ डाला, जो सॉल्यूशन है उसका कलर कैसा हो गया? रेड कलर का हो गया। और जैसे आपने उसको बॉईल किया, सॉल्यूशन ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना है ना, जो रेड कलर था उस सॉल्यूशन में था, और जैसे ही आपने इसको बॉईल किया, वो जो रेड कलर है आपको दिखा, आपने देखा कि रेड कलर तो गायब हो गया और सॉल्यूशन में आपको ब्राउनिश रेड कलर का पीपीटी मिल गया। और जैसा ही ऐसा हुआ, बस आप समझ गए कि सर उस सॉल्यूशन में कौन सा आयन प्रेजेंट है? एसिटेट आयन प्रेजेंट है। ये जो आपका सब्सटेंस बना, देखिए OH पे चार्ज कितना होता है? -1। एसिटेट पे चार्ज होता है -1। तो यहां पर जो Fe उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा? +3 है। यहां पर भी Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। आप लोग चाहो तो चेक कर सकते हो। यस, यहां पर भी Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? +3 है। और इसको मैं क्या नाम दे सकता हूं? इसको मैं बोल सकता हूं बेसिक फेरिक एसिटेट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बेसिक फेरिक एसिटेट बोला जाता है। सर इसको फेरिक क्यों बोला? फेरिक इसलिए बोला है क्योंकि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +3। एसिटेट क्यों बोला है? क्योंकि यहां पर एसिटेट आयन प्रेजेंट है। और बेसिक क्यों बोला है? क्योंकि इसमें OH- आयन प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई बेसिक फेरिक एसिटेट बोला जाता है इसको। यस, बेसिक फेरिक एसिटेट। और इसका पीपीटी होता है ब्राउनिश रेड कलर का। और ये जो ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स है वो आपके सामने लिखा हुआ है, दिस इज द ब्लड रेड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, अब यहां पर कई बार एक बच्चा मेरे से पूछता है ना, हालांकि देखो यार, अब अगर मुझे सिर्फ सिलेबस ही करवाना हो तो इतना मैं खत्म करवा के आपको आगे बढ़ सकता हूं, लेकिन यहां पर थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बता देता हूं। बच्चा ये पूछता है कि सर यहां पर न्यूट्रल FeCl3 इसका क्या मतलब है? यस, ये जो न्यूट्रल FeCl3 है सर, इसका क्या मतलब है? यस, और फिर ये कहता है कि सर इसको न्यूट्रल करना जरूरी क्यों है ना, इसको न्यूट्रल करना जरूरी क्यों है? कई बार बच्चा ये भी पूछता है। और न्यूट्रल करने के लिए क्या किया जाता है? देखिए मैं आपको बताऊं न्यूट्रल करना क्यों जरूरी है और न्यूट्रल करने के लिए क्या किया जाता है। आपके पास Fe3+ है, यस है, और सर सॉल्यूशन में वाटर भी प्रेजेंट है। तो होता क्या है, ये जो FeCl3 यहां पर आप यूज करोगे, Fe3+ जो भी यूज करोगे, जो भी सॉल्ट यूज करोगे Fe3+ का, उसका होगा हाइड्रोलिसिस। Fe3+ का हाइड्रोलिसिस होगा, और इसका हाइड्रोलिसिस से वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। और ये जो HCl होता है सारी दुनिया जानती है एसिड होता है। सर तो ये एसिड मेरे क्या दिक्कत देगा? मैंने कहा यार एसिड मुझे ये दिक्कत दे रहा है कि ये जो सॉल्यूशन है मेरा, ये है बेसिक, ये जो पीपीटी है मेरा बेसिक है। देखो ये लिखा हुआ, ये जो सब्सटेंस बना है वो बेसिक फेरिक एसिटेट है। और अगर सॉल्यूशन में थोड़ा बहुत एसिड प्रेजेंट है तो ये जो एसिड होगा ये क्या करेगा? इस पीपीटी को डिसॉल्व कर लेगा। आप तो टकटकी लगाए बैठे थे कि रेड कलर का पीपीटी आएगा, पीपीटी आएगा, पीपीटी आएगा, पीपीटी आया ही नहीं। यस, पीपीटी आया नहीं। क्यों नहीं आया पीपीटी? क्योंकि जो पीपीटी था उसको किसने डिसॉल्व कर लिया? इस एसिड ने डिसॉल्व कर लिया। ये बेस था, ये एसिड था, ये डिसॉल्व हो गया। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो क्या? यस, हाँ सर, ठीक, बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो अब इस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए इसमें क्या डाला जाता है? इसका मतलब इस सॉल्यूशन में HCl नहीं रहना चाहिए, सॉल्यूशन में HCl नहीं रहना चाहिए, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए NH3 डाला जाता है। ये जो HCl होगा, ये NH3 जो होता है ये बेसिक होता है, ये क्या करेगा? इस एसिड को न्यूट्रलाइज करके क्या बना देगा? NH4Cl बना देगा। अरे अभी तो बोला ये Fe3+ कहां से आया है मुन्ना? ये FeCl3 से। यार तुम लोग क्या आदमी हो बे? हाँ, अभी मैं चिक के कह रहा हूं FeCl3 से Fe3+ आएगा, 3+, ये Cl- इसके है ना, HCl बना देगा। तो इस वजह से ये जो एसिड बना, ये एसिड हमारे लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग ब्राउनिश रेड पीपीटी का वेट कर रहे हैं और वो हमें नहीं मिलेगा। तो हम लोग ये सोचेंगे कि अगर ब्राउनिश रेड पीपीटी नहीं आया, सॉल्यूशन में एसिटेट नहीं है।
अरे सॉल्यूशन में एसिटेट है, लफड़ा हो चुका है उसमें। लफड़ा क्या हो चुका है कि उसमें एसिड बन चुका है। आप अगर ये पीपीटी चाहते हो तो इस एसिड को न्यूट्रलाइज करो। न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या काम में लिया जाता है? अमोनिया काम में लिया जाता है। तो ये जो रिएक्शन है बेटा जी, ये रिएक्शन मैं आपको फिर बोल देता हूं, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यस बताइए। मैं अब आगे बढ़ जाऊं अगर तुम लोग का हो तो, मैं अब आगे बढ़ जाऊं अगर तुम लोग का हो तो ये, इसके अलावा एक और टेस्ट था जो मैंने आपसे कहा था कि इसको एक बार के लिए आप लोग देखना है ना, इसको एक बार के लिए आप लोग देखना। तो मेरे हिसाब से आप लोगों ने देखा होगा, लेंथेनम का नाइट्रेट है सर, LaNO3 होल थ्राइस है ना, लेंथेनम नाइट्रेट। हालांकि ये जो टेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेस्ट नहीं है, लेकिन वन ऑफ द टेस्ट में लिखा जा सकता है। लेंथेनम नाइट्रेट के साथ अगर आपका, जैसे मान लीजिए टेस्ट ट्यूब था, यस, और ये जो टेस्ट ट्यूब है बेटा, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है सर? इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एसिटेट आयन प्रेजेंट है, यस, आपने सॉल्ट ले रखा है, और ये जो एसिटेट आयन है इसके अंदर आप लोग क्या डालोगे? लेंथेनम का नाइट्रेट डाल दोगे इन द प्रेजेंस ऑफ I2 एंड NH4OH। आप चाहो तो NH4OH लिख दो, अमोनियम सॉल्यूशन लिख दो, एक ही बात है। आपको जैसे ही ये सब कुछ करके इसको थोड़ा सा भी बॉइल करोगे, आपको सॉल्यूशन का कलर कैसा दिखाई देगा? ब्लू सॉल्यूशन का कलर दिखाई देगा। और ये जो ब्लू है किसकी वजह से आया है? लेंथेनम जो होगा वो किसके साथ रिएक्ट करेगा? एसिटेट आयन के साथ, और लेंथेनम एसिटेट बना देगा, और ये जो लेंथेनम एसिटेट होता है ये कैसा होता है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। तो हालांकि ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रिएक्शन, लेकिन फिर भी, क्योंकि इससे भी पता लग जाता है कि एसिडेट आयन प्रेजेंट है, मैंने लिखवा दिया। अब अगर कभी ये क्वेश्चन आया तो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये जो सॉल्यूशन का ब्लू कलर है ये किसकी वजह से आया है? यस, सॉल्यूशन के ब्लू कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो ये कहता है ब्लू कलर इज प्रोबेबली एडजॉर्प्शन ऑफ I2, एडजॉर्प्शन ऑफ I2 बाय बेसिक लेंथेनम एसिटेट। देखिए ये जो बेसिक लेंथेनम एसिटेट है, इसके ऊपर क्या हो जाता है? I2 जो है वो एडजॉर्ब हो जाता है। एडजॉर्प्शन, जैसा मैंने आप लोगों से कहा, एडजॉर्प्शन आप लोग कहां पढ़ोगे सर? एडजॉर्प्शन पढ़ा जाएगा सरफेस केमिस्ट्री में। एडजॉर्प्शन की मैं आपको हल्की फुल्की कहानी सिखा चुका हूं। एडजॉर्प्शन क्या होता है? एडजॉर्प्शन का मतलब सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन। सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन इज कॉल्ड एज एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना होता है ना। अगर प्रोबेबली लिखा है क्योंकि इसके बारे में नहीं पता, इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है ना, तो इस वजह से प्रोबेबली लिखा है। देखिए एडजॉर्प्शन का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल अगर मैं आपको दूं ना, तो जैसे मान लीजिए आपने चौक देखी है, एक टाइम होता था, मतलब चौक यूज की जाती थी, है ना। स्कूल्स वगैरह में जो बोर्ड वगैरह होता था उसमें भी चौक यूज की जाती थी, लिखा जाता था चौक से, है ना। मैंने भी जब अपने करियर के शुरुआती सालों में पढ़ाया तो बोर्ड के ऊपर चौक से पढ़ाया, उसका अपना अलग मजा है। जब वो चौक चलती है तो आवाज है, तो टक 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 टक, उसका अलग मजा है ना। तो वो जो चौक होता है, आप एक काम करना, आपके पास इंक है, लेट से आपके पास इंक है ना, इंक है, रेड कलर की इंक मान लेते हैं। आप क्या करो, आपके पास जो चौक थी व्हाइट कलर वाली, उसको आपने इंक में डुबोया, है ना, थोड़ी देर के लिए डुबो के उसको बाहर निकाल लो। आपने इंक को बाहर निकाला, इंक के अंदर दो चीज प्रेजेंट होती है। इंक के अंदर एक तो प्रेजेंट होता है लेट से सॉल्वेंट, पानी, और दूसरा होता है कलरिंग मटेरियल, है ना, जिसकी वजह से वो पिंक या फिर रेड या फिर ब्लैक, जिस भी कलर की आपकी इंक होती है। तो दो चीज है, एक तो सॉल्वेंट है और दूसरा उसमें कलरिंग मटेरियल है। आपने चौक को अंदर डाला और जब चौक वापस बाहर निकाली, बाहर निकाल के आपने क्या किया, उस चौक को तोड़ा। समझना आप लोग, आप चौक को तोड़ते हो, जैसे आप चौक को तोड़ोगे आप लोग देखोगे कि वो जो रेड कलर था या फिर वो जो ब्लू कलर था वो चौक के बाहर बाहर वाली साइड है ओनली, है ना। जैसे आप लोग तोड़ोगे ना, आप देखोगे अंदर से चौक अभी भी कैसी है, व्हाइट है। जो ब्लू कलर आया वो कहां है, सिर्फ बाहर की तरफ आया। इसका मतलब जो कलरिंग सब्सटेंस है उसका एड्सॉर्प्शन हुआ है सिर्फ और सिर्फ चौक की सरफेस के ऊपर। कलरिंग सब्सटेंस का एक्यूमुलेशन हुआ है कहां? एक्यूमुलेशन हुआ है कहां? सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे। दैट मींस आप लोग ऐसे बोलोगे कलरिंग सब्सटेंस का एड्सॉर्प्शन हुआ है। लेकिन आप लोग एक चीज और नोटिस करोगे कि आपकी जो चौक है ना वो अंदर तक पूरी वेट हो रखी है, गीली हो रखी है पूरी चौक अंदर तक। इसका मतलब यह है कि सर जो सॉल्वेंट था इंक का वो अंदर तक अब्सॉर्ब हुआ है। सॉल्वेंट का अब्सॉर्प्शन इज ए बल्क फिनोमेना। अब्सॉर्प्शन पूरा होता है, जैसे मान लो कॉटन को आप पानी में डालते हो तो कॉटन पानी को अब्सॉर्ब करता है। ऐसे नहीं होता कि पानी कॉटन की सरफेस पे रहता है, कॉटन पूरा पानी के अंदर तक पानी जो कॉटन के अंदर तक घुस जाता है, तो दैट इज अब्सॉर्प्शन, है ना। और अगर सिर्फ उस पे रहे, चौक बाहर वाली सरफेस पे रहे, दैट इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, तो ये मैंने वन ऑफ द एग्जांपल आपको दिया है। तो एड्सॉर्प्शन का मतलब ये होता है जब भी आपको नाम आए
है ना। जब भी आज के बाद कभी भी एड्सॉर्प्शन आए, मतलब आप सरफेस की बात करोगे, सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं, सरफेस पे पार्टिकल्स का एक्यूमुलेशन, दैट इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन। और एड्सॉर्प्शन थ्योरी डिफरेंट डिफरेंट है, आइसोथर्म्स वगैरह डिफरेंट डिफरेंट है, वो आप लोग एडवांस के लिए पढ़ोगे जब आप लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ोगे, है ना। तो उसको एक बार वहां पर देखना आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ ये जो एसिटेट आयन था इसका टेस्ट खत्म हो चुका है। अब मैं आपको आगे ले चलता हूं, बाइसल्फाइड आयन की हम लोग बात करेंगे। अगर आप लोग बाइसल्फाइड की बात करो ना, देखो बाइसल्फाइड आयन कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है। आप एक चीज नोटिस करो, बाइसल्फाइड आयन ना तो आपके लैब मैनुअल में है, बाइसल्फाइड आयन ना आपके जेई मेंस के सिलेबस में है, और बाइसल्फाइड आयन कहीं पर भी जेई एडवांस के सिलेबस में भी मेंशन नहीं किया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं, बाइसल्फाइड आयन पे क्वेश्चन पूछा गया एडवांस के अंदर, तो इस वजह से मैं इस बाइसल्फाइड आयन को एक बार के लिए करवा देना चाहता हूं, क्योंकि जो बाइसल्फाइड आयन है ये बहुत ही छोटा सा टेस्ट है, बहुत ही छोटा सा टेस्ट है, और आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी। क्योंकि बाइसल्फाइड आयन की अगर हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात करें, जितने भी बाइसल्फाइड्स होते हैं ऑल आर सॉल्युबल, ऑल आर सॉल्युबल, इसका मतलब टेस्ट जो बेस्ड ऑन पीपीटी होंगे, सर पीपीटी वाला कोई टेस्ट नहीं आएगा। हाँ मजा आ गया सर, कोई भी टेस्ट ऑन पीपीटी, टेस्ट बेस्ड ऑन पीपीटी ये शो ही नहीं करेगा, क्योंकि जितने भी बाइसल्फाइड्स होते हैं ऑल आर सॉल्युबल, कोई भी इनसॉल्युबल नहीं होता। ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई। एक चीज अगर आपको याद हो, है ना, थोड़ा बहुत अगर आपको याद हो, आपने कार्बोनेट आयन का टेस्ट पढ़ा था, याद है। और मैंने आपसे कहा था कि कार्बोनेट आयन को अगर आप लोग हीट कर दो, सॉरी बाइकार्बोनेट है ना, बाइकार्बोनेट आयन को अगर आप लोग हीट कर दो तो किस में कन्वर्ट हो जाता था, बताइए जरा। क्या वो कार्बोनेट आयन में कन्वर्ट हो जाता था? मतलब बाइकार्बोनेट को हीट करने से वो कार्बोनेट आयन का टेस्ट दे देता था, याद है। तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं, उनको ये लगता है कि अगर मैं बाइसल्फाइड को हीट कर दूं तो सल्फाइड का टेस्ट दे देगा। हैं जी, मैंने सही लिखा है क्या? अरे बोलो तो सही दादा, बताओ तो सही। यस, तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम लोग ये तो लिखते थे कि भाई आपको अलग अलग टेस्ट करने की जरूरत नहीं है ना, बाइकार्बोनेट को हीट कर दो तो कार्बोनेट कन्वर्ट हो जाता है, और कार्बोनेट के जो टेस्ट होते हैं सारे के सारे दे देगा फिर, तो उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं थी। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते हैं कि बाइकार्बोनेट बाइसल्फाइड को हीट करने से वो सल्फाइड का टेस्ट दे देता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, नहीं ऐसा नहीं होता, ये गलत चीज है। बाइसल्फाइड को हीट करने से ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है, और अगर डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा, अगर ये डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा तो सॉल्यूशन के अंदर दो और आयंस आ जाएंगे, है ना, इसी का ऑक्सीडेशन, इसका रिडक्शन होगा, दो और आयंस आ जाएंगे, और अगर दो और आयंस आ गए तो फिर हमारे लिए लफड़ा है, दिक्कत हो जाएगी, है ना, हमारे लिए और प्रॉब्लम हो जाएगी, हमें उसका भी टेस्ट अलग से करना पड़ेगा। तो इस वजह से बाइसल्फाइड का जो टेस्ट होता है वो हीटिंग से नहीं आता, है ना, वो हीटिंग से नहीं आता है। पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, जैसे बाइकार्बोनेट के जो टेस्ट थे वो हीटिंग से हम लोग करते थे, यहां पर नहीं होता। यस, यहां पर नहीं होता, मैं आपको बता दूं। यस, बहुत ही बढ़िया सर, वेरी गुड। तो सर क्या करें, मैंने कहा देखो बाइसल्फाइड जो है ना वो कौन सी कैटेगरी का टेस्ट है, बोले सर बाइसल्फाइड जो है क्लास ए का आयन है, एनायन है, और क्लास ए में भी सर वो सब ग्रुप 1 है ना, सब ग्रुप 1 का है। इसका मतलब इसके टेस्ट के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, डाइल्यूट एसिड ऐड करते हैं। बाइसल्फाइड में जैसे ही आप लोग डाइल्यूट एसिड ऐड करोगे सर, वो जो बाइसल्फाइड है वो क्या दे देगा, SO2 गैस बाहर देगा, SO2 गैस बाहर निकलने लगेगी, और SO2 की जो स्मेल होती है वो कैसी होती है, सफोकेटिंग बर्निंग रबर जैसी होती है। कोई बोल ही नहीं रहा यार दादा, मैं सही कह रहा हूं क्या? और मुझे एक बात बताओ, गैस जो निकली है वो SO2 ही है, क्या आप उसका पता लगा सकते हो क्या? SO2 का कैसे पता लगाओगे? जो गैस बाहर निकल रही है वो SO2 ही है, कैसे पता लगेगा? बर्निंग सफोकेटिंग स्मेल, मतलब बर्निंग सल्फर जैसी स्मेल, सारी चीज सही है, लेकिन कोई कह दे मेरा तो नाक बंद है, मुझे तो स्मेल आ ही नहीं रही, है ना, मुझे तो सफोकेशन हो ही नहीं रहा, मैं तो धुएं में रहता हूं, मैं तो दिल्ली में रहता हूं वैसे से ही, है ना, मुझे सफोकेशन होता ही नहीं है ना, मैं वैसे ही चैम्बर में रहता हूं, गैस चैम्बर में। अब बताओ फिर क्या करोगे? हाँ बस बस बस, समझ चुके हो तुम लोग समझ चुके हो। सर बहुत सारे तरीके हैं सर, ये केमेनोफोर जो होगा SO2 क्या करेगा, केमेनोफोर को वॉलेट से लाइट पिंक या फिर कलरलेस में कन्वर्ट कर देगा, K2Cr2O7 को ये ऑरेंज से ग्रीन में कन्वर्ट कर देगा, ब्रोमीन सॉल्यूशन को कलरलेस बना देगा। ये बहुत सारे तरीके हैं सर, इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, समझ में आ गया? हाँ, वो वाले टेस्ट में बता चुका हूं, सारी चीज पढ़ चुके हैं हम लोग। यस, लाइम वाटर को मिल्की तो भाई CO2 भी कर देता है। अबे ओ मुन्ना, लाइम वाटर से नहीं पता लगता कि SO2 है कि CO2 है ना, लाइम वाटर से नहीं पता लगता है बेटा, लाइम वाटर जो है SO2 भी कर देता है, उसको CO2 नहीं कर पाता।
है ना। CO2 जो है लाइम वाटर को मिलकर कर देता है, लेकिन बाकी रिएक्शन शो नहीं करता CO2, है ना। तो ध्यान रखना, उसका जो टेस्ट है उससे किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, वेरी गुड वेरी गुड। आगे चलते हैं, और एक ही टेस्ट है बेटा, एक ही टेस्ट है H2O2 का, कंफर्मेटरी टेस्ट आप लोग H2O2 का कर सकते हो। देखिए, अगर मान लो आपका जो टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर अगर सल्फाइट आयन हुआ, देखो होता क्या है ना, जब हम लोग सल्फाइट, अगर मान लो टेस्ट ट्यूब के अंदर सल्फाइट आयन है ना, सुनो आप कंफ्यूज हो जाओगे, टेस्ट ट्यूब के अंदर सल्फाइट आयन होता, सोच लो, सल्फाइट आयन में भी अगर आप लोग एसिड ऐड करोगे तो SO2 गैस बाहर निकलेगी। और अगर मान लो आपका जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर बाइसल्फाइट आयन है, और उसमें भी आपने जैसे ही ऐड किया H+ एसिड ऐड किया, तब भी SO2 बाहर निकली। दोनों ही केसेस में SO2 बाहर निकल रही है, तो सलाह आप कंफ्यूज हो गए ना, कैसे पता लगेगा कि वो सॉल्यूशन के अंदर सल्फाइट आयन है या फिर बाइसल्फाइट है? मेरी बात समझ रहे हो तुम लोग? ज्यादा बोलना पड़ेगा, मेरी बात समझ रहे हो क्या? दोनों में कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि SO2 दोनों केस में निकल रहा है। अब पता लगाना है कि सल्फाइड था कि बाइसल्फाइड था, उसके लिए यूज किया जाता है H2O2। आप इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या डाल दो? H2O2 डाल दो सर, है ना, क्या डाल दो? H2O2 डाल दो। अगर मान लो इसके अंदर सल्फाइट है, तो जैसे आप लोग H2O2 डालोगे, H2O2 एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये सल्फाइट को सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा और साथ में H2O बनेगा। सॉल्यूशन कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। सॉल्यूशन कैसा रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। लेकिन अगर मान लो आपका ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर सॉल्ट के अंदर बाइसल्फाइट आयन था, और अगर उसमें आपने जैसे ही H2O2 डाला, सर SO2 तो SO4 सल्फेट तो बनेगा ही, वाटर भी बनेगा, लेकिन सर इस सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा H+ प्रेजेंट होगा, ये वाला एक्स्ट्रा H+ प्रेजेंट होगा, और इस एक्स्ट्रा H+ की वजह से सर ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा हो जाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन कोई बच्चा ये बोलेगा, मुझे थोड़ा नहीं दिखेगा एसिडिक है कि बेसिक है, सॉल्यूशन का कैसे पता लगता है एसिडिक है? मैंने कहा तुझे लिटमस टेस्ट करना पड़ेगा, लिटमस टेस्ट। तो क्या करेगा? तो लिटमस लेके आएगा, अगर एसिड है तो वो नीले को लाल कर देगा। एसिड अनिल याद रखो हमेशा, कई बार बच्चा कंफ्यूज होता है ना, मैं आपको बताऊं, बच्चा जो है ना वो कंफ्यूज होता है कि नीले को लाल करता है कि लाल को नीले करता है। हमेशा एक नाम याद कर रखो, अनिल। अनिल आपका एक अच्छा दोस्त है, मेरा अच्छा दोस्त है अनिल, मेरा स्कूल फ्रेंड है अनिल, अनिल पारिक उसका पूरा नाम है। तो ए जो है, ए होता है अम्ल, अम्ल बोले तो एसिड, अम्ल जो होता है वो नीले को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है। अगर आपके पास ब्लू लिटमस पेपर है, तो आप जैसे ही सॉल्यूशन के अंदर डिप करोगे वो कैसा हो जाएगा? रेड हो जाएगा। और यहां पर सॉल्यूशन, वो जो लिटमस है वो एज इट इज वैसा ही रहेगा। कोई बोल ही नहीं रहा है। यस, अरे बोलो, यस यस दादा, बोलना पड़ेगा। यस 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 यस। हाँ, अब जो जैसे भी तुम लोग याद रखते हो यार, तुम लोग अपने हिसाब से याद रख लो। मैंने तो एक तरीका बताया कि भाई इस तरीके से याद रखा जा सकता है ना, इस तरीके से याद रखा जा सकता है। यस, इस तरीके से याद रखा जा सकता है। डन है, बहुत बढ़िया सर। बस यही टेस्ट है, खत्म हो चुका है बाइसल्फाइड का टेस्ट, एक ही टेस्ट है, याद रख लो, है ना। ठीक है सर, ये भी समझ में आ गया, बहुत आसान है सर, बहुत बढ़िया। इस वजह से एक छोटा सा टेस्ट था, मैंने कहा बता देते हैं, ऐसी क्या बात है। अब देखिए, हाँ भाई मेरी हिंदी राइटिंग बहुत बढ़िया, मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट रहा हूं, है ना, कक्षा 12 तक मैं हिंदी मीडियम में पढ़ा हूं। पहली बार मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ा ही जब मैं कॉलेज में गया, और सब कुछ अंग्रेजी में लिखना पड़ा था, तो तब मैंने मतलब अंग्रेजी लिखना सीखा, मतलब ऐसे प्रॉपर इंग्लिश में लिखना। उससे पहले अंग्रेजी सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के पेपर में लिखता था मैं, बाकी हर जगह एकदम बढ़िया सी हिंदी, है ना, और मैथ्स और ऐसा वाला, समझ रहे हो तुम लोग। हाँ, तो हिंदी में राइटिंग बहुत अच्छी थी, सब लोग तारीफ किया करते थे। आओ अब देखो, एक और केस मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो आपका जो टेस्ट ट्यूब है, आपने जो टेस्ट ट्यूब ले रखा है बेटा, है ना, ये जो आपने टेस्ट ट्यूब ले रखी है, मान लो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दो, देखो अब देखना, जे एडवांस का क्वेश्चन बताता हूं मैं तुम्हें, जे एडवांस का क्वेश्चन बताता हूं। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर दो आयन प्रेजेंट है, कौन कौन से? एक तो प्रेजेंट है सल्फाइड और दूसरा प्रेजेंट है कार्बोनेट। ये दो आयन प्रेजेंट है, ये दोनों आयन प्रेजेंट है इसके अंदर। यस, ये दोनों आयंस प्रेजेंट है इसके अंदर, ठीक है, ये दोनों आयंस इसके अंदर प्रेजेंट है। तो अगर मुझे इन दोनों आयंस का पता लगाना हो तो उसके लिए क्या स्टेप होने चाहिए, कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए? ये क्वेश्चन जे एडवांस पूछेगा, है ना, ये क्वेश्चन आपसे जे एडवांस पूछेगा।
वो स्टेप्स कौन से होने चाहिए अगर मुझे दोनों आयंस का सॉल्यूशन में पता लगाना हो तो। क्योंकि अगर वो स्टेप्स आपने गलत चूज किए तो हो सकता है आप सिर्फ और सिर्फ एक ही आयन का पता लगा पाओ, दूसरा आयन छुप जाएगा, पता ही नहीं लगेगा उस आयन का। आपको उन स्टेप्स को कि पहले ये डालूं फिर ये डालूं फिर ये डालूं, अगर आपने वो सीक्वेंस चेंज कर दिया तो हो सकता है आप दोनों आयन का पता ना लगा पाओ, सिर्फ एक आयन का ही पता लगा पाओ, है ना। तो देखिए वो स्टेप्स कौन से होते हैं, वो स्टेप्स आपके सामने हैं। अगर मान लीजिए आपकी ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर कार्बोनेट आयन भी प्रेजेंट है और आपका सल्फाइड आयन भी प्रेजेंट है, ये सारी चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, मेंस में कम पॉसिबिलिटी, अभी मैं आपको मेंस के क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप लोग देखना किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं। ये मैं इसलिए करवा रहा हूं कि यार कभी अगर कोई अच्छा क्वेश्चन पूछ ले मेंस एडवांस के अंदर तो कैसे करेंगे, है ना। तो आइए सर, आप सबसे पहले सर दोनों आयंस का अगर आपको टेस्ट करना है तो आपने उसमें डाइल्यूट एसिड ऐड किया, जैसे आप लोग डाइल्यूट एसिड ऐड करोगे, अगर उसमें कार्बोनेट है तो CO2 बनेगा, बिल्कुल है, और सल्फाइड भी है तो SO2 बनेगा। अब CO2 और SO2 जो होती है ना, ये दोनों ही लाइम वाटर को मिलकर कर देती है। तो अगर मान लो आपने लाइम वाटर पहले लिया, सोचो अगर यहां पर आप लाइम वाटर में से पास करवाओ दोनों को, तो क्या आप लोग पता लगा पाओगे कि उसमें CO2 है कि SO2 है? बोले सर नहीं पता लगा पाऊंगा, क्यों? क्योंकि दोनों ही गैसेस जो होंगी वो लाइम वाटर को मिल्की बना देंगे, तो मुझे नहीं पता लगेगा कि मिल्कीनेस CO2 की वजह से आई है या फिर SO2 की वजह से आई है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, ये जो गैस है उसको क्रोमेट, डाइक्रोमेट जो सॉल्यूशन है जिसका कलर ऑरेंज होता है उसमें से पास करूंगा। जब मैं इस सॉल्यूशन में से पास करूंगा तो ये जो SO2 है सर, ये जो SO2 होगा वो क्या करेगा, इसके कलर को ऑरेंज से क्या बना देगा, ग्रीन बना देगा। जैसे ग्रीन हुआ, आपने बोला सर मास्टर देख ये जो ग्रीन कलर आता है ना किसकी वजह से आता है, SO2 की वजह से आता है, और SO2 किसकी वजह से आई होगी, सल्फाइड आयन की वजह से आई होगी। इसका मतलब सर सल्फाइड जो है वो मतलब डिटेक्ट हो चुका है, सल्फाइड जो डिटेक्ट हो चुका है। अब CO2 को डिटेक्ट करना है, तो कोई बात नहीं सर, अब क्या दिक्कत है, अभी CO2 बचा है बेचारा अकेला, अब आप क्या कीजिए, जो बची हुई कहानी है उसको लाइम वाटर में से पास कीजिए। अगर लाइम वाटर मिल्की हो जाए तो कंफर्मेशन हो गया कि CO2 भी है, और CO2 कहां से आई होगी, यहां से कार्बोनेट से आई होगी। यस, लेकिन अगर मान लीजिए आपने उल्टा कर दिया, आपने पहले अगर लाइम वाटर यूज कर लिया तो दोनों ही मिल्की बना देगी, आपको नहीं पता लगेगा कि CO2 था या फिर SO2 था, उससे आप आइडिया नहीं लगा पाओगे। फिर आप अगर ऑरेंज कलर बाद में लिखोगे, ये Cr2O7 2 K2 Cr2O7 में से बाद में से पास करोगे तो ग्रीन कलर तो होगा, और जैसे ग्रीन कलर आएगा आप बोलोगे सर सिर्फ और सिर्फ इसमें SO2 गैस थी, मतलब सल्फाइड आयन है। अबे नहीं, दोनों ही था, लेकिन तूने स्टेप्स जो है वो गलत चूज किए। पहले K2Cr2O7 सॉल्यूशन, फिर उसके बाद लाइम वाटर, उल्टा करने से आप कभी भी कार्बोनेट आयन को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। क्या मेरी बात समझ में आई क्या दादा? यस 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 यस। अरे बेटा ब्रिस्क एफरवेसेंस ठीक है, मतलब वो अच्छी बात है, लेकिन कई बार उसका नहीं पता लगता है सॉल्यूशन के अंदर, है ना। तो थोड़ा सा कंफर्मेशन करना पड़ता है। कंफर्मेटरी टेस्ट जो होते हैं वो जनरली कलर से, है ना, प्रेसिपिटेट से, स्मेल जो किसी गैस की निकलती है उससे कंफर्मेशन होता है ना। ठीक है, बहुत ही बढ़िया सर, वेरी गुड सर, समझ में आ चुका है सर, डन है, मामला एकदम क्लियर हो गया। ये तो था कार्बोनेट और सल्फाइड दोनों थे, फिर क्या करें। लेकिन सुनिए, अगर मान लीजिए आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर सल्फाइड और बाइसल्फाइड प्रेजेंट है, कौन प्रेजेंट है, सल्फाइड और बाइसल्फाइड, ये दोनों आयन प्रेजेंट है, और इन दोनों आयन को डिटेक्ट करना हो फिर क्या करें सर। इन दोनों आयन के डिटेक्शन के लिए वापस से ध्यान रखिए, सबसे पहले आप क्या करोगे सर, मैं इसमें सबसे पहले BaCl2 ऐड करूंगा। याद करो ये सल्फाइड में मैंने रिएक्शन पढ़ाई थी BaCl2 वाली। अरे सल्फाइड का जो टेस्ट होता है वो कार्बोनेट जैसा ही होता है। जब आप BaCl2 कार्बोनेट में ऐड करते थे, बेरियम कार्बोनेट का व्हाइट PPT बनता था, और सल्फाइड के केस में जब BaCl2 ऐड करोगे तो बेरियम सल्फाइड का व्हाइट PPT मिलेगा। जैसे ही आपको व्हाइट PPT मिला, अब ये व्हाइट PPT बाइसल्फाइड की वजह से तो मिल नहीं सकता, क्योंकि बाइसल्फाइड की BaCl2 के साथ हमने कोई रिएक्शन नहीं पढ़ी। यस, हमने जो है वो सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड आयन की BaCl2 के साथ रिएक्शन पड़ी है। व्हाइट PPT जैसे ही मिला, आपने कहा सर सल्फाइड आयन प्रेजेंट है, लो जी सल्फाइड आयन ये डिटेक्ट हो चुका है। अब आपने क्या किया, उसको फिल्टर कर लिया। जब फिल्टर कर लिया तो जो आपका सल्फाइड है वो तो अलग रह गया, और जो आपका फिल्ट्रेट है उसके अंदर कौन सा सॉल्यूशन, उसके अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है, बाइसल्फाइड प्रेजेंट है। और ये जो बाइसल्फाइड आयन है इसमें क्या करोगे आप लोग, H2O2 ऐड कर दोगे। जैसे ही आप लोग H2O2 ऐड करोगे सर, ये जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा एसिडिक, और एसिडिक जो होता है सॉल्यूशन वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, नीले को लाल कर देता है। अगर लाल हो गया इसका मतलब सर उसमें सल्फाइड बाइसल्फाइड आयन भी प्रेजेंट था। तो दोनों आयन डिटेक्ट हो गए, दोनों आयन डिटेक्ट हो गए। सल्फाइड आयन यहां डिटेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ द व्हाइट प्रेसिपिटेट, और बाइसल्फाइड यहां डिटेक्ट हो गया बिकॉज ऑफ दिस लिटमस टेस्ट, बिकॉज ऑफ दिस लिटमस टेस्ट। क्या तो मेरी बात को समझ गए क्या दादा? बोलना पड़ेगा। डन है, यहां तक कहानी अगर क्लियर हुई है तो फटाफट से थम्स अप करो।
ताकि मैं आगे चल सकूं। खटाखट बताओ देखिए बेटा, ताकि मैं थोड़ा आगे चल सकूं बेटा, जल्दी बताइए, क्या हम लोग आगे चल सकते हैं क्या? अरे तो SO2 भी मिल्की बनाएगा, लेकिन SO2 तो रहा ही नहीं ना। SO2 तो सारा का सारा यहां पर काम में आ चुका है, SO2 तो खत्म हो चुका है। अब सिर्फ कौन बचा है? CO2, और CO2 जो मिल्की बना देगा। तो SO2 जो था वो यहां डिटेक्ट हो गया, CO2 यहां डिटेक्ट हो गया, खत्म है सर, क्या दिक्कत है? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, जेईई मेंस 2024 का क्वेश्चन है बेटा। जेईई मेंस 2024 में क्वेश्चन आया, कहता है कि ऑन पासिंग ए गैस एक्स थ्रू नेस्लर्स रिएजेंट ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, द गैस एक्स इज। 29 जनवरी 2024 का ये क्वेश्चन था। 29 जनवरी 2024 का ये क्वेश्चन था कि ऑन पासिंग ए गैस एक्स थ्रू नेस्लर्स रिएजेंट ए ब्राउन प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड। बताइए वो गैस कौन सी थी? मैं आपकी स्क्रीन पर इस क्वेश्चन का पोल देना चाहता हूं, और इस क्वेश्चन का पोल सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड का होगा। पोल 30 सेकंड का आपकी स्क्रीन पर आ रहा है बेटा, ये रहा। ठीक है दादा, बताओ देखिए। ऐसे क्वेश्चन आते, मैं ये तो कह रहा था तुमसे, अरे भाई क्वेश्चन कुछ अलग से नहीं है ना। मैं पहले वाले ऊपर वाले स्टेप्स में लिखा दूं कि भारत के प्रधानमंत्री कौन है, श्री दामोदर नरेंद्र दास, मतलब दामोदर दास नरेंद्र मोदी, मतलब ऐसा कुछ नाम है ना। और फिर मैं नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन पूछ लूं, भारत के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है, 4 नाम दे दूं, और फिर तुम टिक करके खुश हो जाओ। ऐसे ही क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन यहां पर पूछे जाते हैं, जो हम लोगों ने रिएक्शंस लिखी हैं वही क्वेश्चंस है ना, जो रिएक्शंस है वही क्वेश्चंस है। ठीक है दादा? हाँ, तो बताओ देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? सर पोल खत्म होने जा रहा है ना। ये कल वाली क्लास का क्वेश्चन है, और आप लोग कल वाली क्लास जो हम लोगों ने पढ़ी थी उसमें ये वाला था, मैंने उस पर इंपॉर्टेंट में मार्क किया था, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना, इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए सर, पोल खत्म हो चुका है, एक बार के लिए रिजल्ट देख लेते हैं। ये रहा सर रिजल्ट आपकी स्क्रीन पर। 73.5% बच्चा ये कहता है कि सर वो गैस कौन सी होगी, अमोनिया गैस होगी। और इतने जो बच्चे अगर कह रहे हैं तो उनकी बात मान ली जाए, सर वो अमोनिया गैस होती है। अमोनिया को अगर हम लोग नेस्लर्स रिएजेंट के थ्रू पास करें तो सर सॉल्यूशन का कलर होता है, कैसा होता है? ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट बन जाता है। पता लग गया। श्रेष्ठ चौधरी, फिर अंश सिंह है, नीतीश कुमार है। अच्छा नीतीश कुमार जी ये दिन आ गए हैं क्या? पढ़ाई पे आगे हो गया अब? ठीक है, थोड़ा बहुत पढ़ भी लेना चाहिए ना। हाँ, नीलेश श्रीवास्तव और डिलीटेड अकाउंट त्रिपाठी। अच्छा ठीक है भाई, ओके सर, इसमें सी ऑप्शन करेक्ट है सर। बहुत ही गजब, जोरदार, जबरदस्त। आइए फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े क्या? कोई एक आधा क्वेश्चन और देखे क्या? हाँ सर, एक आधा क्वेश्चन और देख लो सर, क्या पता कुछ बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया हो कभी। आइए देख लेते हैं एक बार। चलो आगे करेंगे थोड़ा सा ना, क्वेश्चन अभी थोड़ी देर में और करेंगे, पहले थोड़ा और पढ़ते हैं अभी, थोड़ा और पढ़ते हैं, और नाइट्रेट आयन के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। नाइट्रेट आयन के बारे में बात कर लेते हैं, नाइट्रेट आयन की बात कर लेते हैं। यस यस यस, कह रहा है राजनीति से घर नहीं चलता बेटा। अबे तुम कैसी बात कर रहे हो? जो राजनीति में है ना उनसे पूछो, घर नहीं। वो इतना छाप रहे हैं ना कि घर नहीं, वो सैकड़ों घर चला सकते हैं। उनकी 7 पीढ़ियां नहीं, मैं तो कहूं 14 पीढ़ियां भी होंगी ना, उनको भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना मोटा पैसा, तुम्हें क्या लग रहा है? तुम्हें क्या लग रहा है? जो इतना पैसा आ रहा है, कहां जा रहा है? कहां जा रहा है? सबका सेट है मामला, हर लेवल पे सेट है। इतना परसेंट यहां, इतना परसेंट यहां, इतना परसेंट यहां। ये परसेंटेज का खेल मुन्ना, है ना। तो बस राजे हैं, राजा, है ना। यहां लोग आपस में लड़ रहे हैं, मर कट रहे हैं। कोई कह रहा है संस्कृत बोलो, इंग्लिश बोलने वाले देश छोड़ के चले जाओ, ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं। नेता भाषण दे रहे हैं, संस्कृत हमारी ये भाषा है, अंग्रेजी बोलने वालों को ये कर देना चाहिए, वो कर देना चाहिए। पता चले उन्हीं का बेटा कहीं बाहर बढ़िया सेट हो रखा है किसी ऐसी कंट्री में जहां इंग्लिश बोलनी पड़ती है ना। देख रहे हो तुम? तो बेटा ये बहुत गंदा खेल है ना। हाँ बताओ, ऐसे ही एक एक रुपए के अंदर सैकड़ों बीघा जमीन थोड़ी मिल जाती है भाई ना, बड़े बड़े लोगों को। वो पैसा कहीं तो गया है ना, कहां गया तुम समझ जाओ अब, है ना। हाँ आ जाओ, हम लोग अगले आयन के बारे में बात करने वाले हैं, और वो जो आयन है वो कौन सा है? वो है सर नाइट्रेट आयन,
है ना, वो है सर नाइट्रेट आयन, वो है नाइट्रेट आयन। तुम्हें लड़वा रहे हैं कि संस्कृत बोलो और अपना बेटा सेट कर रखा है कहीं विदेश में, है ना, जहां सिर्फ इंग्लिश बोलनी है। समझ रहे हो तुम लोग? समझो इस चीज को तुम लोग, है ना, समझो भाई। ये आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी में मतलब पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रही। आइए, हाँ, वचन ढूंढो उनके, तुम लोग वचन ढूंढो, है ना। हाँ, सोलिबिलिटी की बात कर लेते हैं। कहता है कि जितने भी नाइट्रेट आयन है उस सारे के सारे नाइट्रेट आयन कैसे हैं, सोल्यूबल है। अरे बेटा जी, अगर सोल्यूबल है तो मजा आ गया, मजा ही आ गया सर, मजा ही आ गया। टेस्ट बेस्ड ऑन पीपीटी, टेस्ट बेस्ड ऑन पीपीटी, टेस्ट बेस्ड ऑन पीपीटी हमें पढ़ना ही नहीं है सर, क्योंकि पीपीटी बनेगा ही नहीं, खत्म हो गया मामला। रिएक्शंस कम हो गई, है ना। हाँ, रिएक्शंस कम। भाई बुरे मत, कई लोग बुरा ना मान जाए, है ना, बुरा ना मान जाए, क्योंकि आजकल मैंने देखा है लोग इस तरीके के हो गए हैं कि उनके माँ बाप को गाली दे दो उनको फर्क नहीं पड़ता, उतना गुस्से में नहीं आते, लेकिन उनके जो आदर्श नेताजी हैं उनके बारे में अगर कुछ बोल दिया तो भाई साहब उनको बहुत बड़ा गुस्सा आ जाता है ना, वो बहुत नाराज हो जाते हैं और वो आपके बारे में अनसेंट बोल सकते हैं, और हो सकता है आपको किसी दूसरे देश में जाने की भी सलाह वो दे दे, है ना। तो ऐसे लोगों से मेरी हाथ जोड़ के मतलब मैं माफी चाहता हूं, ऐसे बच्चों से, है ना, ऐसे भाई लोगों से मैं माफी चाहता हूं, माफ कर देना मुझे। आइए हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं सर टेस्ट विद एसिड्स, है ना, टेस्ट विद एसिड्स। आइए सर टेस्ट विद एसिड्स के बारे में बात करते हैं, है ना। हाँ, लो जी सर, देखो ये जो नाइट्रेट आयन है, बताओ नाइट्रेट आयन ये कौन से उसमें आता था, कौन सी क्लास में आता था ये? अरे बोलो तो सही, ये नाइट्रेट आयन कौन सी उसमें आता था? कोई बोल ही नहीं। हाँ ठीक है, हो गई बातें, होगी बात, ठीक है, माहौल थोड़ा कर दिया सेट, है ना। अब आ जाओ थोड़ा, अपड़ भी लो थोड़ा, है ना, फट भी लो। अरे भाई तुम मतलब नाराज वराज मत हो जाया करो यार, ये तो मतलब ऐसे ही तुम्हें थोड़ा खुश करने के लिए मैं बोल देता हूँ, है ना। हाँ, ऐसे ही खुश करने के लिए मैं बोल देता हूँ, आ जाओ पढ़ लो इसको। हमारे तो काम का ही है, मतलब हमें क्या मतलब है सर, हमें क्या मतलब है कि मतलब क्या हो रहा है देश में, है ना, हमें क्या मतलब है सर, हमें राजनीति से थोड़ी ना मतलब है, हमें पढ़ाने से मतलब है ना। हाँ, तुम्हें पढ़ने से मतलब है ना। ऐसा अगर आप सोचते हो तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। मतलब टेस्ट विद एसिड्स हमें पढ़ना है। हाँ सर, ये अरे सर ये वो है सब ग्रुप 2 वाला है सर, ये क्लास ए का सब ग्रुप 2 है सर, जिसमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जरूरत पड़ती है। यस, हमें किसकी जरूरत पड़ती है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जरूरत पड़ती है सर। यहां डाइल्यूट एसिड से काम नहीं चलता। अरे आपको बताया था ना 4 हेलोजन BCN, कोई बोल ही नहीं रहा। अरे अब वो बात आ चुकी है, 4 हेलोजन BCN, बताया था ना 4 हेलोजन BCN, और यहां पर जो N होता था वो कौन सा होता था, नाइट्रेट होता था। ये B होगा बोरेट, अगर तुम लोग भूल चुके हो यार। और ये क्या होता था, कार्बोनेट, सर कार्बोनेट, ऑक्सलेट, सॉरी ऑक्सलेट। यस, 4 हेलोजन BCN, तो ये इस कैटेगरी में आते थे, है ना। अब इसमें से हम लोग ना ये बोरेट अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी मैं आपको नाइट्रेट पढ़ाऊंगा, ऑक्सलेट पढ़ाऊंगा, और ये वाले आयंस पढ़ाऊंगा। ये फ्लोराइड भी नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, लास्ट में कभी दे दूंगा, अगर इनकी जरूरत पड़ी तो तुम लोग बोल देना, मैं आपको इनके लिए भी थोड़े 2-4 टेस्ट दे दूंगा, लेकिन इनकी ये सिलेबस में मेंशन नहीं है, इस वजह से मैं नहीं दे रहा हूं। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो सर देखिए, अगर मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है सर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है, नाइट्रेट है सर हमारे पास। अरे भैया नाइट्रेट आयन है, आपने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया। जैसे आप उसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे सर, क्या बनेगा सर, ये H+ देगा, H+ NO3- के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, HNO3 बना देगा। और उसको अगर मैं हीट करूंगा तो जैसे ही मैं हीट करूंगा सर, मुझे ब्राउन ट्यूम्स नहीं दिखेंगे, ब्राउन फ्यूम्स दिखेंगे। और ये जो ब्राउन फ्यूम्स होते हैं किसकी वजह से होते हैं, NO2 की वजह से होते हैं। ब्राउन फ्यूम्स जो है वो Br2 की वजह से आते भी थे, और NO2 और Br2 में डिस्टिंग्विश करने का मैं तरीका बता चुका हूं। आप यहां पर Br2 की जो पॉसिबिलिटी है उसको हटा सकते हो। कोई बोल नहीं रहा। यस, तो ये तो हमने लिखा था कि नाइट्रेट आयन में सबसे पहले जैसे आप लोग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालोगे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालोगे, NO2 के ब्राउन फ्यूम्स आपको दिखाई देंगे, है ना। दीज ब्राउन फ्यूम्स टर्न स्टार्च KI सॉल्यूशन ब्लू। और ये जो ब्राउन फ्यूम्स हैं सर, ये स्टार्च KI सॉल्यूशन को कैसा बना देंगे, ब्लू बना देंगे। क्यों? अरे सर देखो, इसमें NO2 प्रेजेंट है, और NO2 क्या करेगा, I- को I2 में कन्वर्ट कर देगा, और ये जो I2 का स्टार्च के साथ जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है।
I2 का स्टार्च के साथ जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है। कई जगह पर इसको ऐसे भी लिखा होता है ब्लू ब्लैक, ऐसे लिखा होता है ब्लू ब्लैक। क्यों? क्योंकि अगर ब्लू बहुत भयंकर भयंकर ब्लू हो जाए, है ना, जबरदस्त ब्लू हो जाए, तो ब्लैक जैसा दिखने लगता है। डार्क ब्लू जो होता है ना, लगभग ब्लैक जैसा दिखने लगता है ना। तो इसकी एक और पहचान ये हो सकती है कि जो ब्राउन फ्यूम्स होंगे ये क्या करेंगे, जो आपका स्टार्च आयोडीन सॉल्यूशन है ना, स्टार्च के सॉल्यूशन है, उसको ब्लू बना देगा। क्यों? क्योंकि के में आई माइनस प्रेजेंट होगा, ये आई माइनस NO2 के साथ रिएक्ट करके I2 बना देगा, और I2 का स्टार्च के साथ सॉल्यूशन कैसा होता है, ब्लू ब्लैक कलर का होता है। यस, कोई बोल ही नहीं रहा यार, अदाहाना बोलना पड़ेगा यार। यस, डन है, ठीक है सर। ये क्या हो गया, देख रहे हो भैया, ये क्या हो गया भाई, कौन सी गुस्ताखी करी है हमने, हैं? हमारा भी ये होने लग गया क्या, टैप होने लग गया क्या, फोन वोन जैसे टैप होते थे, ये भी कुछ हो रहा है क्या लफड़ा? भरोसा नहीं आजकल। हाँ, टेक्नोलॉजी कहां से कहां जा चुकी है बेटा, समझो आप लोग इस बात। अच्छा, एक चीज और, ये पढ़ने से पहले हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं सर। नाइट्रेट आयन का एक और टेस्ट करते हैं हम लोग, रिएक्शन विद नाइट्रेट आयन की। ये वाली रिएक्शन बहुत बहुत एकदम बढ़िया रिएक्शन है। रिएक्शन विद कॉपर टर्निंग्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉपर टर्निंग समझते हो आप लोग, है ना? कॉपर टर्निंग समझते हो? कॉपर टर्निंग मतलब कॉपर की छिलन, छिलका कॉपर का छिलका। अबे मतलब क्या है, जैसे मान लो आप लोग वो पेंसिल छिलते हो ना शार्पनर में डाल के, तो ऊपर वो छिलका निकलता है ना, वैसे आप लोग ऐसे समझो पेंसिल की जगह कॉपर की रोड है और कॉपर की रोड को छिल दी। लेकिन सर हमारे शार्पनर से कॉपर कैसे छिलेगा? मैंने कहा थप्पड़ मारूंगा, शार्पनर से नहीं, उसके लिए कुछ और मशीन काम में ली जाती होगी ना, उससे तूने छिला, कॉपर की टर्निंग्स तेरे पास है। यस, और तेरा जो नाइट्रेट सॉल्यूशन है, नाइट्रेट आयन का सॉल्यूशन है, अगर तो उसमें क्या डालेगा, कॉपर टर्निंग्स डालेगा। तो हमने पढ़ा है कि जो कॉपर होता है वो मेटल होता है, और जितने भी मेटल्स होते हैं सर वो बहुत धांसू रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ये नाइट्रेट को किसमें रिड्यूस कर देंगे, NO में रिड्यूस कर देंगे। और ये जो NO गैस है, ये NO एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसके साथ रिएक्ट करके क्या करेगा, NO2 के ब्राउन फ्यूम्स आपको दिखाई देगा। मजा आ गया सर, मामला सेट है। कोई बोल ही नहीं रहा यार, मैं किसको पढ़ा रहा हूं यार। यस, मैं जैसे जैसे कॉपर की छिलन और डालता जाऊंगा, मैं जैसे जैसे कॉपर टर्निंग्स और डालता जाऊंगा उसके अंदर, वैसे वैसे इंटेंसिटी ऑफ दीज फ्यूम्स इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एडिशन ऑफ कॉपर टर्निंग्स, है ना। ये ब्राउन फ्यूम्स आपको दिखाई देंगे, क्योंकि जितने ज्यादा डालोगे उतना ही ज्यादा नाइट्रेट आयन NO2 में कन्वर्ट होगा। नाइट्रेट से NO बनेगा, और जो NO होगा वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, NO2 बना देगा, और आपको ब्राउन फ्यूम्स दिखा। कोई बोलेगा सर कॉपर बहुत महंगा है ना। सर कॉपर टर्निंग्स है नहीं, मेरे पास ऐसा सामान नहीं है, ऐसा जुगाड़ नहीं है कि जिसमें कॉपर को छिल सकूं। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, तेरे पास अगर वो जुगाड़ नहीं तो तेरे पास कागज के टुकड़े तो हैं। बोले हाँ सर, कागज के टुकड़े मेरे पास खूब सारे मिल जाएंगे। तू एक काम करना, उस नाइट्रेट सॉल्यूशन के अंदर कागज के टुकड़े डाल देना। अबे भाई कागज के टुकड़े, कागज में क्या होता है कार्बन, और सर कार्बन भी एक बहुत धांसू रिड्यूसिंग एजेंट होता है सर। ये भी क्या करेगा, नाइट्रेट को NO2 में कन्वर्ट कर देगा, और यहां पर भी आपको ब्राउन फ्यूम्स दिखाई देंगे। वाह सर वाह, मजे आ गए सर, एकदम गजब, मामला सेट हो गया सर। बोलिए यस, दादा हाना बोलना पड़ेगा यार। यस यस, अरे बोलो, क्या यहां तक ठीक है, मामला सेट है? आगे चल सकते हैं क्या हम लोग? क्या हम लोग आगे चल सकते हैं क्या? क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? हाँ जी, चल सकते हैं आगे, पक्का? ठीक है सर। तो ये एक टेस्ट था कॉपर टर्निंग्स एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं और हम लोग ये बात करेंगे टेस्ट बेस्ड ऑन रेडॉक्स रिएक्शंस, है ना। रेडॉक्स रिएक्शंस के बेसिस पे भी आप लोग नाइट्रेट आयन का टेस्ट कर सकते हो। देखिए नाइट्रेट आयन में नाइट्रोजन जो है वो अपनी मैक्सिमम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अगर ये हम लोग बहुत बार कर चुके हैं कि अगर मैंने इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के साथ करवाई, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन होता है, जिंक प्लस NaOH हो सकता है, एल्यूमिनियम प्लस NaOH हो सकता है, यस, कॉपर प्लस NaOH हो सकता है। इसको डेवडा, ये क्या लिख दिया भाई, इसका मैं बता रहा हूं भाई, मैं इसकी पैसा काटूंगा यार, मैं कुछ भी लिख देता है भाई। डेवर्डा अलोय बताया था ना आप लोगों को लास्ट क्लास में। ये सर एक बहुत भयंकर रिड्यूसिंग एजेंट होता है सर। ये क्या करता है सर, ये नेसेंट हाइड्रोजन प्रोवाइड करता है, और नेसेंट हाइड्रोजन एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को उसकी मिनिमम, उसकी लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट -3 में क्या कर देगा, भेज देगा, है ना। तो जो NO3 माइनस है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, NS3 में कन्वर्ट हो जाता है, लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। यस, मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ सर। ये मतलब डेवर्डा अलोय से आप, और अमोनिया जो है सर, इसकी तो खुशबू हो सर, मतलब एकदम सर, इसकी खुशबू बहुत जबरदस्त है सर, है ना।
सर इसकी खुशबू मुझे बहुत पसंद है सर, है ना, होगी तुम्हें, है? नोट में एक बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा है कि NH3 गैस इज लिबरेटेड व्हेन एनी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑक्सी एसिड रेडिकल। ऑक्सी एसिड आप लोग समझते हो, ऑक्सी एसिड बहुत सारे तरीके के होते हैं, HNO2 हो गया, HNO3 हो गया, जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट हो, उसका जो एनायनिक ऑक्सी एसिड का जो रेडिकल होगा, जो एनायनिक पार्ट होगा जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, अगर उसकी रिएक्शन डिवाइड एलॉय के साथ करवाओगे तो हमेशा आपको NH3 गैस मिलेगी, हमेशा आपको NH3 गैस मिलेगी, है ना। जैसे ये वाले आपके सामने लिखे हैं, ये रहे कुछ आयंस, ये कुछ आयंस आपके सामने लिखे, जैसे NO2 माइनस है, रिएक्शन हम लोगों ने NO2 माइनस में भी लिखी थी कि NO2 माइनस डिवाइड एलॉय के साथ NH3 बनाता है, और फिर NH3 की हमने डिफरेंट रिएक्शंस लिखी थी, और उसी में एक रिएक्शन था कि अगर K2HgI4 जो आपका नेस्लर रिएजेंट है उसके साथ ब्राउन कलर का पीपीटी मिलेगा, तो रिएक्शन वहीं पर लिखवाई थी आपको। तो ऐसा कोई भी, अगर कोई भी नाइट्रोजन कंटेनिंग ऑक्सी एसिड का रेडिकल प्रेजेंट है तो उसकी अगर रिएक्शन आपने डिवाइड एलॉय के साथ करवाई तो हमेशा आपको NH3 गैस मिलेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, जो आप लोग ध्यान में रखोगे तो आपकी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी, और बहुत सारा रिएक्शंस वगैरह भी आप लोग बड़े आराम से कर पाओगे। आगे जो चीज आती है वो है, बस समझ जाओ तुम लोग, ये वाला टेस्ट, ब्राउन रिंग टेस्ट, भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, मैं आपको बता रहा हूं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और नाइट्रेट आयन के टेस्ट के लिए ये ज्यादा यूज किया जाता है। हाँ, यस, नाइट्रेट आयन के टेस्ट के लिए इसको यूज किया जाता है। मैं फिर बोल देता हूं किसके लिए यूज किया जाता है सर, लेकिन नाइट्राइट में भी तो किया था हमने। हाँ, नाइट्राइट में भी किया था, कोई दिक्कत नहीं है, नाइट्राइट में भी किया था, बिल्कुल सही कह रहे हो आप लोग, नाइट्राइट में भी हमने इसको यूज किया था, लेकिन ये तो ज्यादा यूज किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, नाइट्रेट आयन के लिए ज्यादा यूज किया जाता है इसको, ठीक है, किसके लिए, नाइट्रेट आयन के लिए ज्यादा यूज किया जाता है इस वाले टेस्ट को। ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या होता है, वापस से वही देख लो, वही सारे फॉर्मूले हैं, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स वही है, सब कुछ है, और मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था आपको लास्ट क्लास में, है ना, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क भी दिया था। जैसे मान लीजिए आपके पास टेस्ट ट्यूब है, यस, ये वाली टेस्ट ट्यूब है सर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या प्रेजेंट है सर, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, NO3 माइनस आयन प्रेजेंट है ना, और मैं इसमें क्या ऐड करूंगा सर, मैं इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड करूंगा, यस, जैसे ही मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ऐड किया, जो NO3 माइनस है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HNO3 में, और ये जो HNO3 है फ्रेशली ट्रेशली नहीं बे यार, ये क्या कर रहा है यार, PAR आएगा यहां, और यहां फ्रेशली प्रिपेयर्ड, मैं क्या करूंगा इस HNO3 के अंदर फ्रेशली प्रिपेयर्ड Fe2+, फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डालूंगा, तो मेरा जो HNO3 होता है ना बेटा, ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है ना, ये Fe2SO4 होल थ्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा, और साथ में देखिए Fe2+ जो है यहां नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, Fe+2 से Fe+3 में चला जाएगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, और यहां जो नाइट्रोजन है +5 से +2 में चला जाएगा, NO बनेगा, क्या बनेगा, NO बनेगा। नाइट्राइट आयन के टेस्ट में भी NO बनता था, है ना, और जो ब्राउन रिंग का जो कॉम्प्लेक्स है वो NO की वजह से ही आता है। अब ये जो NO है वो बचे हुए FeSO4 के साथ, देखो कुछ FeSO4 तो HNO3 को NO में कन्वर्ट कर देगा, और जो कुछ बच गया FeSO4 है वो NO के साथ रिएक्ट करके ये रहा सर, बहुत ही प्यारा सा ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स बना देगा, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बना देगा, आपको ब्राउन रिंग दिखाई देगी उसके अंदर, ब्राउन रिंग, है ना। फॉर्मूला ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन कई जगह पर फॉर्मूला ये भी लिखा होता है, ध्यान रखिएगा। ये पैरामैग्नेटिक होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होता है, कलर होता है इज ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, सब कुछ मैं बता चुका हूं। इस पे जेईई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया, 2024 में भी पूछा गया, उससे पहले भी पूछा गया, बहुत बार पूछा गया, यस, बहुत बार पूछा जा चुका है, मैं आपको बता दूं बहुत बार पूछा जा चुका है कि इसमें Fe जो सेंट्रल एटम उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है, ये वाला भी क्वेश्चन पूछा गया, इसका कॉम्प्लेक्स का नाम क्या है, यस, ये वाला क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, IUPAC नेम क्या है इसका, सब कुछ हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कर चुके हैं। हाँ, फिर बच्चा ये कहता है साहब आपने यहां फ्रेशली प्रिपेयर्ड क्यों लिया है, क्योंकि ये मैं आपको लास्ट क्लास में बता चुका हूं, लास्ट क्लास में मैं समझा चुका हूं कि यहां फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं लोगे तो क्या होगा। अगर मान लीजिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड नहीं है, आपने पहले Fe2+ आपके पास पहले से पड़ा हुआ है, तो ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है वो क्या करती है, इस Fe2+ का ऑक्सीडेशन कर देती है Fe3+ में, तो आपको Fe2+ में रहेगा ही नहीं। अगर आपने उसको थोड़ी देर पड़े रहने दिया तो ये Fe2+ अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें Fe2+ चाहिए, लेकिन वो बन चुका है Fe3+ में, और अगर Fe3+ बन गया तो ये वाली रिएक्शन कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, है ना। आपको ब्राउन रिंग का जो कॉम्प्लेक्स है वो कभी भी नहीं मिलेगा। मैं आपको ये भी बता चुका हूं
मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि मैं आपको यह भी बता चुका हूं कि क्या बता चुका हूं, हाँ, कि इसके अंदर जब हम लोग H2SO4 ऐड करते हैं, है ना, ये जो एसिड ऐड करते हैं वो एकदम उसकी जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब की दीवार से होता हुआ एसिड ऐड करना है इसके अंदर, एकदम से एसिड इसमें ऐड नहीं कर देना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ये आपकी जो ब्राउन रिंग है वो एकदम से खत्म हो जाएगी, ब्राउन रिंग टूट जाएगी, और जो आपके टीचर होंगे वो एकदम खुश नहीं होंगे ना। टीचर तब खुश होगा जब आप उसको ब्राउन रिंग दिखाओगे, है ना, बढ़िया वाली ब्राउन रिंग अगर आप उनको दिखाओगे तो जो आपके टीचर होंगे वो बड़े खुश हो जाएंगे, बोले यार लड़के ने मेहनत करी है, लड़की ने मेहनत करी है। यस, समझ में आ गई मेरी बात? बहुत ही बढ़िया सर, यस यस यस, हाँ, रिंग टूट जाएगी, है ना। तो ये ध्यान रखना है। इसके अंदर नीचे कुछ एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रखी है कि जब आप ब्राउन रिंग टेस्ट करते हो, तो मेक श्योर कि आपका जो वो सॉल्यूशन है उसके अंदर ये वाले आयंस प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। I माइनस नहीं होना चाहिए, Br माइनस नहीं होना चाहिए, NO2 माइनस, ClO3 माइनस, CrO क्रोमेट आयन भी नहीं होना चाहिए उसके अंदर, है ना। ये वाले आयंस नहीं होने चाहिए। यस, ये वाले आयंस प्रेजेंट होने नहीं चाहिए। ऐसा क्यों सर, ये वाले आयंस क्यों नहीं प्रेजेंट होने चाहिए? देखिए, ये अगर आप ये वाले आयंस प्रेजेंट होंगे ना तो ये आपकी रिएक्शन के साथ इंटरफेयर करेंगे, और ये ऐसे मान लीजिए कि आपको पता ही नहीं लगने देंगे कि एक्चुअली उसमें NO3 माइनस आयन प्रेजेंट है या फिर ये वाले आयंस प्रेजेंट है। जैसे मान लो NO3 माइनस के साथ NO2 माइनस प्रेजेंट है, सोचिएगा, है ना। हाँ, NO3 माइनस है, उसके साथ NO2 माइनस आयन भी प्रेजेंट हुआ, तो आपका NO2 माइनस भी तो ब्राउन रिंग टेस्ट देता है। तो आपको नहीं पता ना वो जो ब्राउन रिंग टेस्ट आया है वो NO2 माइनस की वजह से आया कि NO3 माइनस की वजह से आया। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो सर मतलब कंफ्यूज हो जाओ, कहने का मतलब ये। तो इस वजह से मेक श्योर कि ये वाले आयंस उस सॉल्यूशन में रहे ही ना, जब ये, क्योंकि ये वाले आयंस भी ब्राउन रिंग टेस्ट दे सकते हैं, है ना, ये वाले आयंस भी ब्राउन रिंग टेस्ट दे सकते हैं, ये वाले आयंस भी ब्राउन रिंग टेस्ट शो कर सकते हैं। यस, इस वजह से इनको हटा दो पहले कि ये तो है ही नहीं, ये नहीं है, तो फिर उसके बाद NO3 माइनस आयन प्रेजेंट है। ये I माइनस, Br माइनस, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ये उसको रिड्यूस कर सकते हैं +5 से +2, +5 से +2 में। नहीं, ये इंटरफेरिंग एनाइन नहीं है। अरे ये इंटरफेरिंग एनाइन नहीं है, इंटरफेरिंग एनाइन तो वो वाले थे, है ना, बाप सॉफ्ट है वो वाले थे, वो इंटरफेरिंग, ये इंटरफेरिंग एनाइन नहीं है। ये आपको कंफ्यूज करेंगे, ये इंटरफेरिंग एनाइन, ये आपको कंफ्यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए भाई ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बना, अब ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स बना, तो अब वो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से बना है? आपको नहीं पता ना ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स किसकी वजह से बना है। आप सोचोगे यार नाइट्रेट आयन की वजह से बना होगा, लेकिन नहीं, सॉल्यूशन में नाइट्रेट आयन था ही नहीं, सोचो उसमें नाइट्राइट आयन था, तो नाइट्राइट आयन भी तो ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बना रहा है, ब्राउन रिंग बना रहा है। तो ब्राउन रिंग इसकी वजह से भी आ रहा है, इसकी वजह से भी आ रहा है, अब किसकी वजह से है हमें नहीं पता, हम कंफ्यूज हो गए। इस वजह से मैं मेक श्योर करूंगा कि ये वाले आयंस रहे ही ना। जब ये वाले आयंस नहीं होंगे तब अगर ब्राउन रिंग आ रहा है, इसका मतलब मैं बोलूंगा कि उसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्राइट आयन ही प्रेजेंट है, नाइट्रेट आयन ही प्रेजेंट है। इस वजह से इन आयंस को हटाना जरूरी है। मेरी बात समझो आप लोग। यस, बहुत बढ़िया सर, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन आया, ये देखो, एक क्वेश्चन आया जेईई मेंस 2024 के अंदर, एक क्वेश्चन आया 2024 के अंदर, बताइए इसका आंसर क्या होगा? ये इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा। यस, कितनी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट, कितनी होगी? मतलब लास्ट क्लास में तुमने कुछ नहीं किया, समझ चुका हूं मैं। ये जो 2-3 बोल रहे हैं ना भाई, मैं थप्पड़ मार दूंगा। अब 2-3 वालों थोड़ी बहुत शर्म कर लो। गई भाई भैंस, गई पानी में, बता रहा हूं तुम्हें, गई भैंस पानी में, गई।
अबे यहां जो NO होता था उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता था? +1। इसका ऑक्सीडेशन स्टेट X मान लेते हैं, ये 5 + 0 + 1 और SO4 होता है -2 = 0। तो यहां से X की वैल्यू कितनी आएगी? +1 आएगी भाई। यहां Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? +1 होता है। क्या कर रहे हो यार? ये तो मैं आपको उधर भी करवा चुका हूं यार, ये गलत बात है भाई। ये तो रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स क्या, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी मैं करवा चुका हूं आप लोगों को, है ना, कोऑर्डिनेशन में भी करवा दिया, और यहां पर भी मैंने आपको लास्ट क्लास में होमवर्क दिया था। क्या कर रहे हो भाई? ये बहुत गलत बात है यार, है ना, दिस इज वेरी रॉन्ग। ये बहुत गलत चीज है, ऐसे नहीं होना चाहिए, है ना, ये बहुत गलत चीज है। आओ अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, और वो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये कहता है कि कैन ब्राउन रिंग टेस्ट, कैन ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्राइट आयन be performed in the presence of nitrate ion? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, बताइए, यस या नो में जवाब देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर मान लो आपके टेस्ट ट्यूब के अंदर नाइट्राइट आयन और नाइट्रेट आयन दोनों प्रेजेंट हो, तो क्या आप लोग ब्राउन रिंग टेस्ट से नाइट्राइट आयन को डिटेक्ट कर सकते हो? क्या ब्राउन रिंग टेस्ट से नाइट्राइट आयन को डिटेक्ट कर सकते हो? क्या ब्राउन रिंग टेस्ट से आप लोग नाइट्राइट आयन को डिटेक्ट कर सकते हो? क्या बताओ, क्या ब्राउन रिंग टेस्ट से नाइट्राइट आयन को डिटेक्ट किया जा सकता है क्या? और इसी का एक और क्वेश्चन भी अगर मैं पूछ लूं, हाँ, देखो अब तुम लोग कंफ्यूज हो गए, गजब। तो कैन ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट आयन बी परफॉर्म्ड इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइट आयन? इसका बताओ जरा, इसका बताओ। हाँ, इसका बताओ। यस, समझदार बालक जो होगा, हाँ, समझदार बालक जिसने ईमानदारी से पढ़ा वो तो बता देगा। वो बोलेगा सर एक बात बताओ, अगर मुझे नाइट्राइट आयन का टेस्ट करना है तो मैं उसमें क्या डालूंगा? डाइल्यूट एसिड डालूंगा। मैं इसमें डाइल्यूट एसिड डालूंगा। सोचो, अगर डाइल्यूट एसिड डालने से एनओ बना, और वो जो एनओ अगर वो ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स दे रहा है, तो सीधी सी बात है कि वो एनओ सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बना होगा? NO2 माइनस की वजह से बना होगा। ये NO2 किसकी वजह से बना है? NO2 माइनस की वजह से। क्यों सर? अरे भैया, NO3 माइनस को NO बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जरूरत पड़ती है। मैंने क्या ऐड किया उसके अंदर? डाइल्यूट एसिड ऐड किया है। अगर डाइल्यूट एसिड डालने के बाद भी अगर ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स बन रहा है, इसका मतलब सॉल्यूशन में नाइट्राइट आयन है, नाइट्राइट आयन का ही पता लगेगा। तो आप बोलोगे, मोटा मोटा अक्षरों में लिख दो, यस, नाइट्रेट आयन होते हुए भी मैंने नाइट्राइट आयन का टेस्ट परफॉर्म कर लिया। क्या डाल के? डाइल्यूट एसिड डाल के। लेकिन अगर मान लो यहां पर मुझे नाइट्रेट आयन का डिटेक्शन करना है, और मेरा जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर नाइट्रेट और नाइट्राइट दोनों प्रेजेंट है, और अगर मुझे नाइट्रेट आयन का टेस्ट करना है तो मुझे उसमें क्या डालना पड़ेगा? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालना पड़ेगा। जैसे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालूंगा, NO बनेगा, और ये जो NO है बेटा वो दोनों की वजह से बन सकता है, नाइट्राइट की वजह से भी और नाइट्रेट की वजह से भी। अरे भैया, अगर नाइट्राइट आयन डाइल्यूट एसिड के साथ NO दे रहा है, तो कॉन्सेंट्रेटेड के साथ भी तो दे देगा मेरे भाई। कोई बोल ही नहीं रहा। अरे अगर किसी का पेट 2 रोटी से भर जाए तो 4 रोटी से तो भरेगा ही ना। ये तो वही बात हो गई। यहां 2 रोटी से काम चल रहा था, यहां 4 रोटी दे दी तो पेट तो भर गया भाई, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन अब आप नहीं बता सकते कि ये जो NO बना है और ये जो ब्राउन रिंग बनी है, ये NO2 माइनस की वजह से बनी है या NO3 माइनस की वजह से बनी है। तो इसका आंसर होगा नो। देख रहे हो, ये है लॉजिक, ये है समझदारी, और ये दिखाता है कि
थोड़ी कहानी इंटरेस्टिंग हो सकती है अगर आप लोग भी थोड़ा इंटरेस्ट लें और अगर मैं भी थोड़ा इंटरेस्ट लेके पढ़ाऊं तो। क्या कहते हो? यस, क्या कहती है जनता? हो सकती है ना कहानी इंटरेस्टिंग? दादा बोलना पड़ेगा, थम्स अप करके बताओ क्या चीज समझ में आएगा। हाँ, महापुरुष भी पुरुष होता है, कह रहा महापुरुष भी पुरुष होता है। हाँ, पुरुष तो है ही ना वो, हर महापुरुष पुरुष है लेकिन हर पुरुष महापुरुष नहीं। वाह 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 सर वाह। हम्म बहुत बढ़िया सर। अब लेकिन देखिए सर, मेरा जो टेस्ट ट्यूब है, सर मेरा जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर दोनों आयंस प्रेजेंट है ना सर, दोनों आयंस प्रेजेंट है ना, ये दोनों आयंस प्रेजेंट है सर, NO2 माइनस और NO3 माइनस दोनों आयन प्रेजेंट है और मुझे दोनों आयन डिटेक्ट करने हैं सर, है ना, मुझे इन दोनों आयंस के डिटेक्शन करनी है। तो सर मैं क्या करूं, है ना, तो मैं क्या करूं सर? तो ये मैंने आपके सामने तरीका बता रखा है ना, मतलब ये बस थोड़ा और मजेदार बनाने के लिए कि कभी अगर मान लीजिए एडवांस में इस तरह का क्वेश्चन आया तो मतलब पूछा जा सके, है ना। सल्फामिक एसिड है ये, सल्फोनिक एसिड नहीं है, सल्फामिक एसिड है। लास्ट क्लास में मैं आपको लिखवा चुका हूं सल्फेमिक एसिड। सल्फेमिक एसिड जो होता था उसमें हम लोग ये कहते थे कि नाइट्रेट आयन के ट्रेसेस प्रेजेंट नहीं होते, है ना, वो एक अकेली ऐसी रिएक्शन थी जिसमें नाइट्रेट आयन के ट्रेसेस प्रेजेंट नहीं होते थे। याद करिए, यहां जो एफ है वो कैपिटल है बेटा, है ना, ये जो एफ है वो कैपिटल है। तो जैसे मान लीजिए आपका जो सॉल्ट है ना, आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर ये दोनों आयंस प्रेजेंट है। अगर ये दोनों आयंस प्रेजेंट है और आपने इसमें AgF डाल दिया, AgF डालते ही जो नाइट्राइट आयन होगा वो तो बनाएगा AgNO2 और जो नाइट्रेट आयन होगा वो बनाएगा AgNO3। अब नाइट्रेट जो होते हैं वो सारे के सारे सॉल्यूबल होते हैं, लेकिन Ag का जो नाइट्राइट था सर वो सॉल्यूबल नहीं था, याद कीजिए। यस, एक ही नाइट्राइट होता था तो सॉल्यूबल नहीं था, AgNO2 सॉल्यूबल नहीं था, और अगर ये सॉल्यूबल नहीं था तो उसका व्हाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा, AgNO2 का व्हाइट प्रेसिपिटेट बन गया। अब व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला, आपने क्या किया, उसको फिल्टर कर लिया। फिल्टर करने के बाद जो प्रेसिपिटेट रहेगा उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, NO2 माइनस, तो वो प्रेसिपिटेट के अंदर रह गया, और जो सॉल्यूशन है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, फिल्ट्रेट में क्या प्रेजेंट है, AgNO3 प्रेजेंट है। और ये जो AgNO3 है इसका मैं क्या कर दूंगा, ब्राउन रिंग टेस्ट कर दूंगा। और ब्राउन रिंग टेस्ट अब आप पता क्या करोगे, अब आपको ये पता है कि यहां जो व्हाइट पीपीटी आया होगा, ऑब्वियस व्हाइट पीपीटी NO3 माइनस तो नहीं बना सकता, क्यों, क्योंकि NO3 माइनस के जितने भी सोर्स होते हैं सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। तो वो जो व्हाइट पीपीटी आया वो किसकी वजह से आया, नाइट्राइट आयन की वजह से। तो नाइट्राइट आयन का जनरली यहीं पर पता लग गया कि उसमें नाइट्राइट आयन जरूर था। अब आपने उसको फिल्टर कर लिया, यस, फिल्टर करने के बाद जो सॉल्यूशन था उसके अंदर, जो फिल्ट्रेट था उसके अंदर नाइट्रेट आयन प्रेजेंट है, और इसमें आपका ब्राउन रिंग टेस्ट कर लिया। तो जैसे ब्राउन रिंग टेस्ट आया आपने कह दिया सर उसमें नाइट्रेट आयन भी प्रेजेंट है, क्या दिक्कत है उसमें? यस, और जो भाई आपका रेजिड्यू है AgNO2 उसके अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है, नाइट्राइट है। नाइट्राइट और नाइट्रेट दोनों आयन आपने डिटेक्ट कर लिए। वैसे ही आप लोग सल्फेमिक एसिड वाला टेस्ट भी कर सकते हो, है ना। सल्फेमिक एसिड डालने से वो जो नाइट्रेट आयन होगा उसको N2+H2SO4 में कन्वर्ट कर देगा, और जो नाइट्रेट आयन है वो एज इट इज वैसा ही रहेगा। आप उसके अंदर ब्राउन रिंग टेस्ट कर लो, आपको कौन सा कलर आ जाएगा, ब्राउन कलर की रिंग दिखाई देगी। आप लोग बोलोगे सर उसमें नाइट्रेट आयन भी प्रेजेंट है, क्यों, क्योंकि जो नाइट्राइट रहा होगा बेटा, जो नाइट्राइट रहा होगा सल्फेमिक एसिड के साथ रिएक्ट करके वो N2 में कन्वर्ट हो चुका होगा। तो नाइट्राइट तो वहीं हट गया, फिर मैंने नाइट्रेट का टेस्ट कर लिया। तो अगर आप लोग नाइट्राइट आयन की प्रेजेंस में नाइट्रेट आयन का टेस्ट करना चाहते हो तो ब्राउन रिंग टेस्ट डायरेक्ट नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप लोग, ये जो कहानी है इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मेरी टेस्ट ट्यूब में नाइट्रेट भी प्रेजेंट था, नाइट्राइट भी प्रेजेंट था। मुझे नाइट्राइट आयन को डिटेक्ट करना था, लेकिन मैं डायरेक्ट ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं कर सकता। डिटेक्ट में ब्राउन रिंग टेस्ट ही करूंगा, लेकिन डायरेक्ट ब्राउन रिंग टेस्ट नहीं होगा। उससे पहले मुझे कुछ और करना पड़ेगा, मुझे नाइट्राइट आयन की पॉसिबिलिटी हटानी पड़ेगी। और वो नाइट्राइट आयन हटाने के लिए सबसे पहले मैंने AgF के साथ रिएक्शन किया, तो नाइट्राइट आयन प्रेसिपिटेट की फॉर्म में हट गया, पीछे सिर्फ नाइट्रेट रहा। फिर मैंने ब्राउन रिंग टेस्ट कर दिया। यहां पर भी मैंने सल्फेमिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई, तो जो मेरा नाइट्राइट था वो हट गया, N2 की फॉर्म में बाहर चला गया, सिर्फ नाइट्रेट बचा, और जो नाइट्रेट उसका मैंने ब्राउन रिंग टेस्ट कर लिया। कोई बोल ही नहीं रहा यार, मैं ये सब कुछ पढ़ा रहा हूं, कोई फायदा है क्या उसका? दादा बोलो ना यार, मैं इतनी ये सब कुछ करवा रहा हूं, कोई फायदा है क्या इसका? बताओ तो सही। नहीं है तो फिर मैं क्यों करवा रहा हूं यार दादा? कोई बोल ही नहीं रहा, बताओ। तुम अपनी बातें अपने, मतलब मैं यहां साला मतलब
हाँ भाई देखो यार, ये सारी चीजें ना मतलब कहीं लिखी हुई नहीं है यार, ये मैं अपनी मेहनत से लिखवा रहा हूं तुम्हें, है ना। ये चीजें, ये सब कुछ लिखा हुआ नहीं है कहीं, तुम समझो इस बात को, है ना। ये ना तुम्हारे लैब मैनुअल में लिखा हुआ, ना तुम्हारे मॉड्यूल में लिखा हुआ है। ये चीजें मैं भाई इस चैप्टर को भी थोड़ा बहुत चाहता हूं कि थोड़ा बहुत नॉलेज तुम्हें मिले, है ना। और कम से कम तुम क्लास में आओ तो कुछ तो सीख के जाओ। ऐसा ना हो कि सिर्फ और सिर्फ क्लास में मैंने कलर लिखवाए हैं, है ना, सिर्फ मैंने पीपीटी बताया है, ये पीपीटी इस कलर का होता है, ये फ्यूम्स इस कलर के होते हैं, ऐसा ना हो। आप कुछ अच्छी चीज भी सीख के जाओ, है ना। और जब इस तरीके से चीजें करवाई जाती है तो चीजें ज्यादा याद रहती है ना, ज्यादा याद रहती है। ठीक है, अब आ जाओ फिर हैलोजन का टेस्ट कर लेते हैं। सर जो हैलोजन है ना, फ्लोराइड F माइनस का हमें टेस्ट पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। यस, हमें सिर्फ और सिर्फ ये 3 हैलोजन्स पढ़ने, ये 3 हैलोजन्स पढ़ने, ये तीनों हैलोजन हमारे सिलेबस का पार्ट है। और इन तीनों हैलोजन को हम लोग लगभग साथ साथ ही करेंगे ना, इनके जो टेस्ट हैं वो लगभग साथ साथ ही करेंगे हम लोग। यस, तो सबसे पहले हम लोग सॉल्युबिलिटी की बात कर लेते हैं। सॉल्युबिलिटी कहती है कि ऑल आर सॉल्युबल एक्सेप्ट Ag प्लस Pb2 प्लस Ag प्लस U प्लस। ठीक है, ये इनके जो हैलाइट्स होते हैं भाई, ये सॉल्युबल नहीं होते, बाकी के अलावा बाकी सारे के सारे सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन सर ये जो चीज है ना सर, ये जो चीज है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सबसे पहले हम लोग क्या करते थे, याद है आप लोगों को? सर आपके पास टेस्ट ट्यूब है और हैलोजन का जो टेस्ट होता था, हैलाइड आयन का जो टेस्ट होता था बेटा, वो किसकी हेल्प से होता था? सर हैलाइड आयन का जो टेस्ट है वो किसकी हेल्प से होता था? सर वो होता था कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। लो सर, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दी हमने। अगर मान लीजिए उसमें Cl माइनस आयन है तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते ही सर वो क्या दे देगा? HCl दे देगा। और HCl की जो स्मेल होती है, मैंने आपको बताया था, पंजेंट स्मेल होती है, बहुत तीखी स्मेल होती है, ऐसा लगेगा नाक में आग लग गई हो जैसे, ऐसी स्मेल होती है। अगर मान लीजिए उसमें Br माइनस आयन प्रेजेंट था तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करके वो क्या बनाएगा? HBr बनाएगा। और ये जो HBr है थोड़ी देर बाद Br2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और Br2 की जो वेपर्स है वो किस कलर की होती है? रेडिश ब्राउन कलर की, रेडिश ऑरेंज कलर की होती है। ये मेरे हिसाब से पता है। अगर उस सॉल्यूशन के अंदर I माइनस आयन प्रेजेंट था तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्ट करने से पहले HI बनेगा। और ये जो HI ये सर बाद में किस में कन्वर्ट हो जाएगा? I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। और I2 जो है भाई, उसकी जो वेपर्स होती हैं किस कलर की होती हैं? वॉलेट कलर की होती है। मुझे एक बात बताओ, फिर ये जो Cl माइनस है, यहां देखिए HBr Br2 में कन्वर्ट हो रहा है, HI I2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये HCl Cl2 में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा? Cl2 में कन्वर्ट क्यों नहीं हो रहा? यस, ये बताओ तुम। तो सबसे पहले तो तुम ये काम करो, जल्दी बताओ बे। जल्दी बताओ। क्यों नहीं हो रहा? HCl बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, अच्छा। अनस्टेबल, वेरी गुड। HCl ऑलरेडी स्टेबल है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। ये हुई ना बात, वाह वाह वाह, ये है मेरे प्यारे बच्चे, देख रहे हो तो मजा आ गया। मतलब क्या बात है, बहुत स्ट्रॉन्ग है सर, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। खुद ना थप्पड़ मार लो, रेपटा मार लो खुद के 2-4। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे लिख दूं HBr HCl और HI, कौन अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है? रिड्यूसिंग पावर किसकी ज्यादा है? पी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा के आया हूं भाई, थोड़ी बहुत शर्म कर लो नालायको। रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर मैंने ग्रुप 15 एलिमेंट्स जो हाइड्राइड्स हैं उनके लिए भी लिखवाया, 16 के लिए भी लिखवाया और 17 हाइड्राइड्स के लिए भी लिखवाया। मैंने आपसे कहा था कि जैसे जैसे आप नीचे डाउन द ग्रुप जाओगे वैसे वैसे रिड्यूसिंग पावर बढ़ेगी। सर HBr और HI जो होता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं, ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं। अगर ये बहुत अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट्स है तो इनका खुद का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा भाई। ये दूसरे को रिड्यूस करेंगे और खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। यहां देखिए I माइनस जो है वो I2 में ऑक्सीडाइज हो गया, क्यों? क्योंकि HI अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, HBr अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा Br2 में। यहां जो H2SO4 है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये H2SO4 किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये वाला जो H2SO4 है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। वो क्या कर रहा है? H प्लस दे रहा है और H प्लस I माइनस के साथ रिएक्ट करके HI बना रहा है। ये वाला H2SO4 भी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, लेकिन ये जो H2SO4 है ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स की तरह बिहेव कर रहा है। तो फिर HCl ऑक्सीडाइज क्यों नहीं हो रहा? बिकॉज HCl जो है बेटा इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है,
इतना अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, दैट्स वाई ये Cl2 में कन्वर्ट नहीं होता। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, Cl2 जो है वो इस H2SO4 से तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cl2 जो है ना वो इस H2SO4 से तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इससे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस वजह से H2SO4 कभी भी Cl- को Cl2 में ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, मैं आपको यह समझाना चाहता हूं, ध्यान रखो भाई, ये अच्छी चीजें हैं यार, ऐसे क्या बात कर रहे हो तुम लोग, बताओ। ये मतलब मैं सोच रहा था कि तुम लोग बता दोगे मुझे, है ना, मुझे ऐसी उम्मीद थी कि आप लोग इसका आंसर दे दोगे, लेकिन तुम लोग नहीं पता। बॉन्ड एनर्जी से नहीं मतलब है यार, बॉन्ड एनर्जी से नहीं मतलब है। बॉन्ड एनर्जी से मतलब होता तो ये HBr किसी और में भी तो जा सकता था, है ना, HBr कुछ और भी तो बना सकता था, Br2 क्यों बनाया, ऑक्सीडाइज ही क्यों हुआ, है ना। आओ, HCl गैस, है ना, यहां पर HCl गैस रिलीज होगी और HCl गैस एसिड होती है तो टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ठीक है सर, ये मैं पहले से पता है। लेकिन एक बात और बताओ सर, HBr का तो चलो रेडिश ब्राउन फ्यूम से पता लग जाएगा, HI का भी वॉलेट फ्यूम से पता लग जाएगा, लेकिन एक बात बताओ सर, ये HCl जो है इसका तो कुछ कैसे पता लगेगा कि HCl है कि नहीं है। मैंने कहा HCl की पहचान जो है ना, HCl की पहचान मैंने तुझे बता रखी है यार। तू जैसे टेस्ट ट्यूब से HCl बाहर निकल रही है, सोच एक गैस बाहर निकल रही है, तुझे नहीं पता कौन सी है ना, तुझे नहीं पता कौन सी गैस है, तू उसके ऊपर NH4OH अमोनिया सॉल्यूशन में भीगा हुआ फिल्टर पेपर लेके गया, और जैसे ही अमोनिया HCl के कांटेक्ट में आएगा, व्हाइट कलर के फ्यूम्स मिल जाएंगे, तू समझ जाएगा कि ये जो गैस निकल रही है कौन सी है, HCl है। मजा आ गया। When a glass rod, या फिर आप ग्लास की रॉड लेके चले जाओ, कुछ भी लेके चले जाओ, a glass rod dipped in ammonia solution is brought near the gas, white fumes are formed। ठीक है सर, नियर द गैस कौन सी, HCl। यस, और देखिए Cl2 is more powerful oxidizing agent than concentrated H2SO4, that's why HCl is formed, not Cl2। ये देखो, है ना, यहां HCl बनता है, Cl2 नहीं बनता। क्यों? क्योंकि H2SO4 जो है ना इसकी औकात नहीं है इतनी, है ना। इस Cl2 जो है ना ये तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये इस H2SO4 से ज्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना। तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से कभी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बनता। आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये फंडा कई जगह काम में लिया होगा कि वीक एसिड से स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं बनता, वीक बेस से स्ट्रॉन्ग बेस नहीं बनता किसी केमिकल रिएक्शन में। स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस बन सकता है, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक एसिड बन सकता है। वैसे ही यहां स्ट्रॉन्ग वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बन सकता, Cl2 नहीं बनता है, दैट्स व्हाई। यस, ये देखिए यहां लिखी है, और आपके सामने ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स का एक ऑर्डर लिखा हुआ है ना, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स का ऑर्डर लिखा हुआ है। दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स, है ना। यस, दीज आर ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स। सर ये जो कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 होता है ना सर, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है सर, है ना, ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ये मॉडरेट, है ना, ये मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 है ये एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और ये भी आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है कि अगर हमें ऑक्सीडेशन रोकना हो, है ना, एक स्टेप तक रोकना हो, तो हम लोग H3PO4 यूज करते थे। याद है क्या तुम्हें? कहता है प्योर HCl, HBr and HI can be obtained by using concentrated H3PO4 because it is a non-oxidizing agent, acid, it will not oxidize। देखो, अगर मान लीजिए कोई ये कहे कि सर मैं अगर concentrated H2SO4 की जगह यहां पर क्या यूज कर लूं, H3PO4 यूज कर लूं, H3PO4 यूज कर लूं तो क्या होगा? मैंने कहा H3PO4 यूज कर लोगे तो ये वाली जो रिएक्शन है होंगी नहीं, तीनों रिएक्शन यहां तक रुक जाएंगी। क्यों? क्योंकि H3PO4 इतना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है कि वो इनको ऑक्सीडाइज कर सके, रिएक्शन यही रुक जाएगी। Cl- है तो Cl बन जाएगा, HCl बन जाएगा, Br- HBr और I- है तो HI, खत्म, निपट गया सर, मामला सेट है सर, मामला सेट है सर। ये देखिए, ये देखिए सर, ये देखिए सर, कोई बोल ही नहीं रहा है। क्या तुम मेरी बात समझे क्या? ठीक है क्या दादा? अरे कोई बोलो तो सही यार, आना तो बोल दो भाई, पक्का? ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब कोई बोलेगा कि सर क्या मतलब, अब HCl को कोई तो ऑक्सीडाइज कर पाएगा ना, Cl2 बनेगी सर, कहीं तो बनेगी ना Cl2 सर। Cl2 बनाए कैसे, ऑक्सीडाइज कैसे करें? मैंने कहा अच्छा उसका तरीका है हमारे पास, लेकिन वो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 नहीं है, उसका तरीका है मुझे H2SO4 के साथ और क्या डालना पड़ेगा, MnO2 भी डालना पड़ेगा। अब ये जो MnO2 होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों ने पढ़ा है, आप
MnO2 एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर सकता है, और Cl2 बोले तो ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती है, ये सारी दुनिया जानती है। और मीडियम क्योंकि एसिडिक है तो यहां Mn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा। आप कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर MnO2 यूज करोगे तो आपका जो Cl- है वो Cl2 में कन्वर्ट हो जाएगा, उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, क्योंकि यहां पर आप एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर रहे हो और आपको ग्रीनिश येलो कलर की गैस आपको दिखाई देगी। ठीक है क्या दादा? पक्का? पक्का ना? ठीक है सर। अब देखिए भाई ये क्या नोट में चीजें लिखी हुई है, मतलब बताओ, ये वाला पॉइंट तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है कि Cl2 टर्न्स स्टार्च आयोडीन पेपर ब्लू ब्लैक। क्यों? Cl2 क्या करता है? I- को ऑक्सीडाइज कर देता है। Cl2 जो है वो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग पावर तो आप लोगों को पता ही है ना? ये ऑक्सीडाइजिंग पावर, इसका ऑर्डर तो हम लोगों ने ग्रुप 18 में भी पढ़ा था, F2Cl2 Br2 और I2। बताइए, ये तो हम लोगों ने पढ़ा था। सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन होता है, तो जो Cl2 होगा वो I- को I2 में ऑक्सीडाइज कर देगा, और जो I2 है वो इसका स्टार्च के साथ कॉम्प्लेक्स ब्लू ब्लैक कलर का होता है। भाई इतनी बार रिएक्शन याद हो चुकी है ना कि रात को 3 बजे भी याद रहनी चाहिए ना चाहते हुए भी आप लोगों को याद होनी चाहिए। एक बढ़िया चीज इसने लिखी है कि जो क्लोरीन, ये वाले जो 2 पॉइंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाले 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट, ये वाले 2 पॉइंट बढ़िया है सर, बढ़िया इंपॉर्टेंट है, बढ़िया। अरे बेटा KMnO4 K2Cr2O7 ये ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स होते हैं, लेकिन यहां पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, सॉरी, KMnO4 और K2Cr2O7। यहां बात हो रही है ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स की। ये किसकी बात हो रही है? ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स की, ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स की। यहां KMnO4 एसिड थोड़ी ना होता है, K2Cr2O7 एसिड थोड़ी ना होता है। हाँ देखिए, एक चीज इसने बहुत बढ़िया लिखी है कि जो क्लोरीन गैस होता है वो ब्लीचेस लिटमस पेपर। हाँ सर, ब्लीचिंग में काम में आता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा, अच्छा ब्लीच का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बता सकता है क्या? ब्लीच का क्या मतलब है? ब्लीच का क्या मतलब है? ब्लीच किसको बोलते हो? ब्लीच मतलब, हाँ हाँ, कलर, कलर हटा देना, कलर हटा। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया है ना? हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हाँ सुनिएगा, अबे ब्लीचिंग एजेंट होता है ब्लीच वो ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग एजेंट का क्या मतलब है ना? स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग लिख लो यहाँ, गुड गुड तो है ही, चलो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग ब्लीचिंग। देखो ब्लीचिंग एजेंट का क्या मतलब होता है मैं आपको बताऊं, कलर हटाना है ना? ब्लीच करना मतलब कलर हटाना है ना? वो नहीं होता क्या, पहले पहले क्या होता था, जिसके चेहरे पे टैनिंग वैनिंग हो जाती थी तो ब्लीच करवाने जाता था, है ना? वो जाता था ब्लीच और चेहरे पे लगवाता, और एकदम उसका जो टैनिंग है वो हट जाता, बुरा बुरा कलर का दिखाई देता वो, है ना? ब्राउन कलर का सा हो जाता। वो भैंस नहीं होती ब्राउन कलर, उसके बाल होते हैं ऐसे, बाल हो जाते हैं उसके, है ना? तो फिर लोगों ने कहा कि यार मतलब ये तो अच्छा नहीं लग रहा, तो फिर उसको हटा दिया गया, है ना? तो ब्लीच का मतलब होता है कलर हटाना। लेट्स से आप एक नया कपड़ा लेके आए, है ना? नया नया कपड़ा लेके आए, महंगा कपड़ा लेके आए, एकदम जबरदस्त वाला, और आप किसी शादी में गए, अभी शादियों का सीजन भी चल रहा है, शादी में गए और सर शादी में आपके उस कपड़े पे दाग लग गया, कलर आ गया उसके ऊपर। दाग का मतलब कलर आ गया, है ना? क्या आ गया? कलर आ गया सर। बेटा जी, तो दाग है वो अच्छे होते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो टीवी पर ही अच्छे होते हैं। कपड़े पे लग गया दाग वो अच्छा नहीं होता, है ना? वो खराब लगता है। आपने कहा साला इतना पैसा खर्च किया है मैंने, अब इस दाग को हटाना पड़ेगा, अब इस कलर को हटाना पड़ेगा। यार कुछ कलर आ गया उसके ऊपर, गलती से कलर गिर गया, तो आपको क्या करना है? उस कलर को हटाना है। आप उस कलर को हटाने के लिए आपके घर के पास में एक ड्राई क्लीन की शॉप थी, आप उसके पास गए, आपने बोला भैया इसको हटाना है, ये कलर हटाना है। तो आपके भैया ने, सुनो देखो मैं बहुत लंबी चौड़ी सी कहानी सुना रहा हूं, आपको मजा आ जाएगा ये कहानी सुन के थोड़ी सी, है ना? हाँ, तो आप उसके पास गए और आपने कहा कि ये मुझे मतलब हटाना है, कलर हटाना है। तो वो आपसे कहता है ठीक है हटा देंगे, है ना दीदी, सर हटा देंगे, है ना? लेकिन वो जो कलर हटता है, मतलब ब्लीच किया जाता है, ब्लीच करने के लिए यूज किया जाता है क्लोरीन वाटर।
क्या यूज किया जाता है? क्लोरीन वाटर। सर जो क्लोरीन होता है, क्लोरीन क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्ट करके, रिएक्शन याद है तुम्हें? ये रिएक्शन याद है ना? HOCl बनाता है। और ये जो HOCl है ये क्या देता है बेटा? नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दिस नेसेंट ऑक्सीजन, सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो ब्लीचिंग एक्शन होता है, दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल, ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है रेस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग एक्शन। जो क्लोरीन होता है उसके ब्लीचिंग एक्शन के लिए कलर हटाया जाता है क्लोरीन वाटर की हेल्प से फॉर द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे खूब बार जी ने क्वेश्चन पूछे हैं और आगे भी पूछा जाएगा आपसे। यस, तो आपने क्या किया? वो जो आपने उसको कपड़ा दे दिया, लेकिन वो जो आपका, अगर अच्छा बंदा ड्राई क्लीन की शॉप पे बैठा है तो सबसे पहले वो देखेगा कि कपड़ा कैसा है। अगर आपका कपड़ा बहुत पतला है, अगर वो ऐसा है कि बहुत ही डेलिकेट कपड़ा है, तो वो ये कह देगा कि दीदी या सर ये मतलब इस पे सर दिक्कत है सर, ये ना मतलब ये खराब हो जाएगा सर ब्लीच से, ये खराब हो जाएगा सर ड्राई क्लीन से, है ना, इसका दाग हटाना मुश्किल है सर, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए आपका कपड़ा मोटा है, थिक कॉटन है, तो फिर वो क्या करेगा? बिल्कुल यूज कर लेगा। वो बोलेगा ठीक है, बड़े आराम से हटा देंगे इसको। वो उसको क्लोरीन वाटर में डिप करेगा और क्लोरीन वाटर में डिप करते ही उसका जो कलर है वो हट जाएगा। वो कलर किसकी वजह से हटता है? देखिए मैं आपको बताऊं, वो जो कलर आता है ना, वो आता है जनरली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की वजह से। और सर वहां पर भी एल्डिहाइड कीटोन होता है क्या? बिल्कुल होता है। और जैसे ही क्लोरीन वाटर में उसको डिप किया जाता है, वो जो एल्डिहाइड या कीटोन है उसका ऑक्सीडेशन कर देता है ये नेसेंट ऑक्सीजन, और उसका ऑक्सीडेशन करके उसको किसमें भेज देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में भेज देता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। अगर एल्डिहाइड कीटोन प्रेजेंट नहीं है तो कलर भी हट जाएगा, वो दाग भी हट जाएगा, क्योंकि जो कलर है, वो जो दाग है, वो किसकी वजह से था? उन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की वजह से था, और उसका ऑक्सीडेशन हो चुका है। और अगर ऑक्सीडेशन हो गया, एल्डिहाइड कीटोन हट गया, तो सर हमारा जो कलर है, जो हमारा दाग है, वो भी हट चुका है। दैट इज द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन वाटर। दिस क्लोरीन वाटर इज रिस्पॉन्सिबल, दिस नेसेंट ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन वाटर। लेकिन अगर मान लीजिए, और मैं आपको बताऊं, इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है, इसका जो ब्लीचिंग एक्शन होता है वो परमानेंट होता है, परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन। एक बार दाग हट गया ना, वापस नहीं आ सकता। हाँ, गारंटी बोलेगा वो, परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन। पता है वो क्या बोलेगा? आप जैसे उसको बोलोगे ना कि इस पे दाग हटाने, बोलेगा परमानेंट हटा दूंगा, गारंटी है मेरी, वापस दाग नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है, उसने केमिस्ट्री सीख रखी है। लेकिन सोचो, आपका जो कपड़ा है वो बहुत डेलिकेट है, आपका जो कपड़ा बहुत पतला है, आप उसको दोगे तो मना कर देगा, वो बोलेगा नहीं दीदी इस पे नहीं हो सकता, इसका मैं ब्लीचिंग क्लोरीन वाटर से नहीं करवा सकता। क्यों? क्योंकि क्लोरीन वाटर एक बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो इतने डेलिकेट कपड़े को जला देगा, जल जाएगा, कपड़ा खराब हो जाएगा। यस, जल जाएगा। लेकिन फिर भी आप उससे रिक्वेस्ट करोगे, प्लीज ना भैया, प्लीज ना, कुछ करो ना भैया, मतलब ये अभी मैं बहुत महंगा कपड़ा लेके आया हूं और थोड़े दिन तो मतलब इसको पहन ले। तो पता क्या बोले? वो बोलेगा कि मैं इसको हल्का कर सकता हूं, तो परमानेंट नहीं हटा सकता, मैं इसको हल्का कर सकता हूं, मैं इसको लाइट कर सकता हूं, लेकिन हो सकता है ये 1-2 दिन बाद वापस दाग आ जाए, है ना। तो आप बोलोगे एक बार के लिए कर दे, कल शाम को फंक्शन है, बस कल पहन ले, कुछ तो पैसा वसूल हो जाए। तो इसके लिए वो यूज करेगा, बोलेगा ठीक है। अब वो यूज करता है SO2 वाटर। वो क्या यूज करता है बेटा? SO2 वाटर। एक्चुअली ये जो SO2 वाटर होता है ना, ये माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट होता है। यस, ये क्या होता है? ये माइल्ड ब्लीचिंग एजेंट होता है। और इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है, ब्लीचिंग एक्शन इज ड्यू टू रिड्यूसिंग नेचर। इसके ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? इसका अबे निरमा विरमा नहीं है, निरमा से कपड़ा खराब हो जाएगा भाई, बताओ। खैर है सर, जो SO2 वाटर होता है वो एक रिड्यूसिंग नेचर रखता है, बिल्कुल रिड्यूसिंग नेचर रखता है, बिल्कुल, है ना। SO2 जो होता है रिड्यूसिंग नेचर रखता है, ठीक है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे ही वो आपका डेलिकेट कपड़े को SO2 वाटर में डालेगा, वो जो एल्डिहाइड या कीटोन होगा उसका रिडक्शन हो जाएगा। मुझे एक बात बताइए, उसका रिडक्शन होके एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से क्या बनता है? सर एल्डिहाइड कीटोन के रिडक्शन से बनता है अल्कोहल।
एक बार उसने SO2 वाटर में डाला तो वो जो एल्डिहाइड कीटोन था वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो चुका है, आपका जो दाग है वो वहां से हट चुका है। आपको उसने कपड़ा लाके दे दिया वापस, आप अगले दिन गए, आप ड्राई क्लीनर ने आपको कपड़ा दे दिया, आप उस कपड़े को पहन के शान से निकले शादी में। अब जैसे आप बाहर निकले, वो जो कपड़ा किसके किसके उसमें आया प्रेजेंस में, वो आया सर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और वो जो ऑक्सीजन है वो वापस इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगी किसमें, एल्डिहाइड कीटोन में, और वो जो दाग है वो हल्का सा वापस आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो एक्शन है सर, इसका जो ब्लीचिंग एक्शन है वो टेम्परेरी होता है सर, परमानेंट नहीं होता। याद रखिए इस बात को, टेम्परेरी ब्लीचिंग एक्शन। टेम्परेरी होने का रीजन यही है कि जो अल्कोहल है वो एयर के प्रेजेंस में आके वापस एल्डिहाइड कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा और सर वापस कपड़े पे दाग जाएगा। लेकिन ये तो आपसे उस बंदे ने पहले ही बोल दिया था। अब आप सोचो, जो एक ड्राई क्लीन की शॉप पे बंदा बैठा है उसको कितनी केमिस्ट्री आती है तुम्हारे से, है ना। अगर ये चीज तुम घर वालों को एक्सप्लेन कर दो ऐसे कि ऐसे कपड़े पे ड्राई क्लीन होती है, डेलिकेट कपड़े को नहीं देना चाहिए ड्राई क्लीन पे, उसको बोलना चाहिए SO2 वाटर में डालना, क्लोरीन वाटर में मत डालना, अगर ये कहानी समझा दो ना तो आपके घर वाले खुश हो जाएंगे। उनको लगेगा कि जो मैंने पैसा खर्च किया है इस नालायक बच्चे या बच्ची पे, उसका कुछ तो इसने मोल दिया, आज मुझे कुछ तो फायदा हुआ है। लेकिन एक बार और बताऊं, एक साथ मत समझा देना, नहीं तो घर वालों को लगेगा इसको ड्राई क्लीन की शॉप खुलवा दो, ये अच्छा ड्राई क्लीनर बन सकता है ना। पता चले साला दूसरे दिन पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा के दुकान पे भेज दिया, है ना। तो ध्यान रखिएगा इसका। यस, हाँ, यस, ठीक है भाई। चलो सर, ये बहुत बातें हो गई है, खूब सारी कहानी सुना दी मैंने आप लोगों को। एक हल्की सी चीज इसमें और ध्यान, मतलब कहने का मतलब ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। SO2 वाटर जो होता है उसका परमानेंट ब्लीचिंग एक्शन नहीं होता, टेम्परेरी होता है बिकॉज ऑफ इट्स रिड्यूसिंग नेचर। इसका टेम्परेरी होता है, इसका परमानेंट होता है बिकॉज ऑफ इट्स ऑक्सीडाइजिंग नेचर, है ना। ये ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए कहीं पर भी ब्लीच ज्यादा हो जाए, क्लोरीन वाटर ज्यादा हो गया, तो क्लोरीन वाटर को कम करने के लिए यूज किया जाता है थायोसल्फेट H2O3। इट इज कॉल्ड एज एंटीक्लोर। अगर कहीं पर भी तुम्हें ऐसा मिल जाए ना, लिखा हुआ है एंटीक्लोर, एंटीक्लोर मतलब H2O3 2- थायोसल्फेट, है ना। हाइपो भी बोला जाता है इसको, यस, हाइपो भी बोला जाता है, एंटीक्लोर। अगर क्लोरीन वाटर ज्यादा हो गया, आपको खत्म करना है, क्लोरीन वाटर को कम करना है। एंटीक्लोर मतलब क्लोर का दुश्मन है, ये क्लोरीन का दुश्मन है, ये उसको कम कर देता है, उसके इफेक्ट को कम कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एंटीक्लोर, ठीक है ना। तो देख लो, मेरे हिसाब से ये लिखता है कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर, सो ब्लीचिंग एक्शन इज परमानेंट। और Cl2 गैस ब्लीचेस लिटमस पेपर, ठीक है, ये मैं आपको बता ही चुका हूं। अब देखो, एक लाइन को एक्सप्लेन करना था मुझे, इस लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए कितनी लंबी चौड़ी मैंने कहानी सुनाई है आपको। बहुत ही बढ़िया बात है सर, आपने बहुत बढ़िया कहानी सुना दी। तो सर ये पहला टेस्ट हो चुका है सर, आप समझिए इस बात को, ये पहला टेस्ट हो चुका है सर। सबसे पहले मैंने एसिड में डाला और एसिड में डालते ही डिफरेंट कलर की गैसेस निकली और मुझे पता लग गया कि Cl- है, Br- है या फिर I- है। लेकिन सर मैं एक और टेस्ट करना चाहता हूं, मैं AgNO3 के साथ भी टेस्ट करना चाहता हूं, है ना। मेरा जो टेस्ट ट्यूब है सर, मेरा जो टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं AgCl डालना चाहता हूं। मैंने कहा भाई डाल दे, क्या दिक्कत है। सर मेरा जो टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर मैं AgCl नहीं, AgNO3 डालना चाहता हूं। जब आप AgNO3 डालोगे, अगर इसके अंदर Cl- प्रेजेंट है तो AgCl बनेगा, यस। और आपको जानकर बहुत बड़ी खुशी होगी, बहुत बड़ी जबरदस्त खुशी होगी कि ये जो AgCl होता है ये अमोनिया में सोल्यूबल होता है, ये Cl- में भी सोल्यूबल होता है और ये हाइपो में भी सोल्यूबल होता है। दिस इज कॉल्ड एज हाइपो। इसको क्या बोलते हैं, हाइपो। ये बोलेगा मैं सब में सोल्यूबल हूं। AgCl में, ये जो AgCl होता है इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, ये तो सारी दुनिया को पता है ना। मतलब ये जो AgCl है तो इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, शुरू से हम लोग पढ़ रहे हैं। और यहां Ag+1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। याद रखिए, जितने भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स सोल्यूबल होंगे और जितने भी कॉम्प्लेक्स बनेंगे सब में Ag का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होगा। तो थोड़ा सा आपके लिए इन कॉम्प्लेक्स को याद रखना भी आसान हो जाएगा। यस, आपके लिए इन कॉम्प्लेक्स को याद रखना भी आसान हो जाएगा, है ना, आपके लिए आसान हो जाएगा। बोलिए, है ना। ये ध्यान रखना है बेटा कि जो AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट है ये अमोनिया सॉल्यूशन में सोल्यूबल होता है, Cn- में सोल्यूबल होता है, हाइपो में भी सोल्यूबल होता है। अगर मान लो आपका जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर Cl- आयन ना होके उसके अंदर Br- होता, तो Br- AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgBr का पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाता। और ये जो पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है ना बेटा, ये HNO3 में सोल्यूबल नहीं होता, ये डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन में भी सॉल्यूबल नहीं होता। अमोनिया सॉल्यूशन में इसको डिसॉल्व होने में मौत आती है, तो कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन आपको लेना पड़ता है। यस, कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन आपको लेना पड़ता है। ये Cn- में सॉल्यूबल हो जाएगा, H2O3 में भी सॉल्यूबल हो जाएगा।
और सॉल्युबल होने के बाद जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बनेगा, जो कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मूला बनेगा बेटा, वो कॉम्प्लेक्सेस के फॉर्मूले सेम है, सेम फॉर्मूले बनेंगे, सेम कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। लेकिन मैं बताना ये चाहता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, AgCl बड़े आराम से अमोनिया सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है। AgCl के नखरे हैं, बोलेगा नहीं होगा, कॉन्सेंट्रेटेड अमोनिया सॉल्यूशन लाओ तब जाके मैं सॉल्युबल होऊंगा, मतलब आपको अमोनिया की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा लेनी पड़ेगी। यस, पेल येलो कलर का पीपीटी होता है, हल्का हल्का येलो। अगर आपकी टेस्ट ट्यूब के अंदर I- आयन था तो वो AgNO3 के साथ रिएक्ट करके AgI बनाएगा और AgI का येलो कलर का, तगड़ा येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा। ये कलर जो है ना प्रेसिपिटेट्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अमोनिया सॉल्यूशन डाइल्यूट HNO3 में इनसॉल्युबल होता है और अमोनिया सॉल्यूशन में भी ये इनसॉल्युबल होता है। यस, बट सॉल्युबल इन Cn- एंड हाइपो। मतलब अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं ना, यस, अगर मान लो मैं तुमसे पूछूं कि सॉल्युबिलिटी इन अमोनिया सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी इन अमोनिया सॉल्यूशन, NH3 सॉल्यूशन, AgCl की सबसे ज्यादा होगी, फिर आएगा AgBr और फिर आएगा AgI। ये तो इनसॉल्युबल होता है ना, ये तो इनसॉल्युबल होता है और ये सबसे आसानी से सॉल्युबल होता है। क्या मुझे कोई रीजन बता सकता है क्या मुझे कोई रीजन बता सकता है ऐसा क्यों हुआ कि AgCl सबसे आसानी से सॉल्युबल है? देखो, इसका मैं हल्का सा रीजन बता देता हूं आपको। NH3 और वाटर है ना, समझना आप लोग, NH3 और वाटर क्या होते हैं सर? ये पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं और आप लोगों ने पढ़ा है कि पोलर सॉल्वेंट के अंदर पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होता है। पोलर सॉल्यूट का मतलब हो गया कि उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होना चाहिए। अब तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं AgCl, AgBr और AgI की बात करूं, अरे मेरे भाई फजान रूल तो पढ़ा है तुम लोगों ने। फजान रूल यह कहता है कि एनायन की साइज जितनी बड़ी होगी उसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। अरे हां ना बोलना पड़ेगा मेरे भाई। यस, अभी आ रहा हूं, बाहर आ रहा हूं। जितना ज्यादा एनायन का साइज बड़ा होगा, जितना एनायन का साइज बड़ा होगा उसमें परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होगा और परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का जो ऑर्डर है वो जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। यह है परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर और परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर AgCl में सबसे ज्यादा है। आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो ये पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व भी ज्यादा होगा, इसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत कम है तो ये सॉल्वेंट में डिसॉल्व भी बहुत कम होगा। क्या लॉजिक है भाई, क्या गजब लॉजिक है, तुम समझो इस बात को। हाँ, तुम्हारा ध्यान गया है कौन है, मैंने इसमें फजान रूल पढ़ा दिया, उधर तुम्हारा ध्यान नहीं गया है ना, थप्पड़ मार दूंगा मैं तुम्हें। यस, क्वेश्चन आया था 2024 के अंदर, क्वेश्चन आया था 2024 के अंदर। देखो क्या कहता है ये क्वेश्चन, समझो। कहता है कि ड्यूरिंग द डिटेक्शन ऑफ एसिडिक रेडिकल प्रेजेंट इन अ सॉल्ट ए स्टूडेंट गेट्स अ पेल येलो प्रेसिपिटेट सॉल्युबल विद डिफिकल्टी इन NH4OH। सबसे पहली चीज तो पेल येलो कलर, पेल येलो होते ही आपको अंदाजा लगाना चाहिए था कि यार ये AgBr हो सकता है। साथ में इसने ये लिख दिया कि सॉल्युबल डिफिकल्टी इन NH4OH। डिफिकल्ट NH4OH में मुश्किल से सॉल्युबल होता है। पता लग गया सर वो Br- है, AgBr है सर, ये ऑप्शन करेक्ट है। खत्म है मामला। बताओ, नहीं बोलना पड़ेगा, दादा बोलना पड़ेगा। यस, ये क्वेश्चन 2024 का है। मैं बार बार कह रहा हूं, जो चीज करवाई है ना वो अगर तुमने अच्छे से कर ली ना, और मैं तो कहता हूं ये सब कुछ आपके जो मेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो सारे आपका जो लैब मैनुअल है उससे हो जाएंगे। हम तो पता नहीं बहुत अच्छी चीजें पढ़ रहे हैं भाई, लैब मैनुअल में इतना सब कुछ नहीं दे रखा है। हम तो बहुत जबरदस्त चीजें पढ़ रहे हैं, हम एडवांस के हिसाब से पढ़ रहे हैं, मेंस के हिसाब से नहीं पढ़ रहे है ना। मेंस के लिए करना है तो आप लोग लैब मैनुअल चेक कर सकते हो। जैसा AgNO3 के साथ टेस्ट था वैसा ही लगभग टेस्ट किसके साथ है? लेड नाइट्रेट के साथ है। जैसा सिल्वर नाइट्रेट के साथ टेस्ट था वैसा ही लेड नाइट्रेट के साथ टेस्ट है। बिल्कुल लगभग वैसा ही, बिल्कुल लगभग वैसा ही सेम टेस्ट है। अगर लेड नाइट्रेट डालोगे ऊपर से, Cl- है तो PbCl2 बनेगा, Br- है तो PbBr2 बनेगा और I- है तो PbI2 बनेगा। PbCl2 व्हाइट प्रेसिपिटेट, PbBr2 व्हाइट प्रेसिपिटेट और PbI2 येलो प्रेसिपिटेट। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यह है कि यह स्पेरिंगली सॉल्युबल होता है कोल्ड वाटर में, बट सॉल्युबल इन वार्म वाटर। हल्का सा गर्म करोगे ना, हल्का सा गुनगुना करोगे तो PbCl2 पिघल जाएगा और वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। ये कहता है नहीं, गुनगुने से काम नहीं चलेगा,
थोड़ा गर्म करना पड़ेगा मुझे, हॉट वाटर डालना पड़ेगा, तब जाके PbBr2 सॉल्युबल होगा। और ये PbI2 कहता है मैं गर्म से भी नहीं, मुझे एकदम उबलता खौलता हुआ पानी चाहिए, खौलता हुआ बॉइलिंग वाटर चाहिए, तब जाके मैं उसमें सॉल्युबल होऊंगा। रीजन सेम है बे, रीजन वही है जो तुम्हारा PbI2 है, उसमें परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, सॉरी परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, और परसेंटेज कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है मतलब आयोनिक कैरेक्टर कम है, और आयोनिक कैरेक्टर कम होने की वजह से सर ये पोलर सॉल्वेंट्स में मुश्किल से डिसॉल्व होगा, मुश्किल से डिसॉल्व। समझो यार, समझ गए क्या तुम? अरे बोलो ना, हाँ ज्यादा बोलना पड़ेगा भाई, जवाब देना पड़ेगा। ये देखो यही चीज यहां पर लिखी हुई है, ये जो चीज मैंने समझाई है ना वही चीज यहां लिखी हुई है, खत्म है मामला। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट के बारे में पढ़ाना है मुझे अब, है ना। मैं सोच रहा था आज कि ये जो हेलोजन्स हैं इनका टेस्ट हो जाएगा पूरा, लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, ठीक है भाई, अब नहीं हो पाया तो क्या कर सकते हैं। एक क्वेश्चन देखो 2024 का, एक और क्वेश्चन है 2024 का, एक और क्वेश्चन है, देखो जरा इसको। 2024 का एक और क्वेश्चन है, कहता है कि मोलर मास ऑफ द सॉल्ट, आपके पास सॉल्ट दे रखे हैं NaBr, NaNO3 एंड Ki एंड CF2 विच डज नॉट इवॉल्व कलर्ड वेपर्स ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज ग्राम पर मोल, उसका मोलर मास बताना है। इसमें से सबसे पहले तो ये बताओ इन सॉल्ट्स में से ऐसा कौन सा सॉल्ट है जो कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ कलर्ड वेपर नहीं देता। कौन कलर्ड वेपर नहीं देता, जल्दी बताओ कौन कलर्ड वेपर नहीं देता। सर देखिए NaBr जो है सर ये कलर्ड वेपर देता है, बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये Br2 देगा और रेडिश ब्राउन कलर की वेपर मिलेगी। NO3 माइनस जो होगा वो NO2 देगा और इसमें भी ब्राउन कलर की वेपर्स मिलेगी। Ki जो होगा वो I2 देगा। हाँ CF2 है सर, ये नहीं देता सर, HF बन के रह जाता है, HF बन के रह जाता है और उसकी कोई आपने कलर आगे वो फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं हो पाता, क्योंकि F2 तो Cl2 से भी तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो भाई साहब F2 नहीं बन सकता, HF से F2 का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की हेल्प से। तो ये CF2 नहीं देगा और CF2 नहीं देगा तो 40 प्लस ये हो गया सर 38, कितना आ रहा है 78 आ रहा है सर, 78 इज द करेक्ट आंसर। 2024 जेईई मेंस 31 जनवरी का ये क्वेश्चन था। आप लोग समझो इस बात को कि क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, मतलब छोड़ के जाना बेवकूफी है इस चैप्टर को। और देखो एक और क्वेश्चन 2024 जेईई मेंस में, ये 4 अप्रैल सेकंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है, छोड़ के मत जाओ भाई। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं थोड़ा बहुत समझो, थोड़ा बहुत क्वेश्चंस थोड़ा बहुत पढ़ के जाओ इस चैप्टर को, क्योंकि हो सकता है इतना आसान क्वेश्चन आ जाए, इतना निहायती आसान क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हें बाद में पछतावा हो कि यार ये मैंने क्यों नहीं पढ़ा। कहता है कि when MnO2 and H2SO4 is added to a salt, a greenish yellow gas liberated। अरे ग्रीनिश येलो कलर की गैस होती कौन सी है? Cl2 होती है। अभी मैंने आपको पढ़ाया था Cl माइनस आयन जो होता है वो MnO2 H2SO4 के साथ Cl2 बनाता है, और MnO2 अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इस वजह से वो HCl को Cl2 में ऑक्सीडाइज कर पाता है। इसका मतलब Cl माइनस आयन प्रेजेंट, और Cl माइनस कहां से? NH4Cl से है। समझ रहे हो आप लोग? ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, निहायती आसान आते हैं भाई, छोड़ के मत जाओ यार, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं। A mixture when rubbed with dilute acid smells like vinegar। विनेगर जैसी स्मेल होती है। विनेगर जैसी स्मेल किसमें होती है सर? एसिटिक एसिड में होती है। डी ऑप्शन करेक्ट है सर, निपट गया, बहुत आसान है सर। एक क्वेश्चन और देखो, एज सब्सटेंस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एज सब्सटेंस ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट H2SO4 लिबरेट्स ए कलरलेस गैस, है ना, कलरलेस गैस होती है, ठीक है भाई। कलरलेस तो इन सब में, ये तो नहीं कलरलेस, लेकिन इनमें हो सकती है, सब में कलरलेस गैस आती है। विच प्रोड्यूस टर्बिडिटी विद ब्राइटा वाटर, ठीक है साहब, एंड टर्न्स एसिडिफाइड क्रोमेट सॉल्यूशन ग्रीन। अरे सर यहां क्या निकलता है सर? यहां SO3 माइनस में CO2 निकलती है। ये ब्राइटा वाटर को क्या कर देती है? टर्बिडिटी तो शो करती है, लेकिन सर ये ग्रीन नहीं बना पाती। ये नहीं हो सकता सर। सर सल्फाइड आयन में H2S गैस निकलती है, और सर H2S गैस जो है वो व्हाइट टर्बिडिटी शो नहीं कर सकती। सर यहां SO2 निकलती है। सर जो SO2 है वो सब काम करती है सर, वो व्हाइट टर्बिडिटी भी शो करती है ब्राइटा वाटर में, बेरियम हाइड्रोक्साइड, और सर वो एसिडिफाइड डाइक्रोमेट को भी ग्रीन कलर का बना देती है। सी ऑप्शन करेक्ट है सर। एक रिएक्शन इतनी बार आ जाएगी ना, बहुत सारी रिएक्शंस तो इतनी बार आ जाती है कि वो याद हो जाती है, ना चाहते हुए भी याद हो जाती है।
और ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं जो जेई आपसे पूछता है, बहुत आसान वाले क्वेश्चंस पूछता है। ऐसा नहीं है कि कोई तोप क्वेश्चन जेई मेंस पूछेगा। यस, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं आपको होमवर्क में दे देता हूं, करिएगा ये। नहीं, ये नहीं किया अभी हमने, है ना, ये नहीं किया है। ये किया है हमने, इसको करिएगा एक बार होमवर्क में। ये भी करिएगा आप लोग, ये भी आपका होमवर्क है, ये भी तुम लोग कर लेना, है ना। चलिए बस आज के लिए इतना ही। तो जो नेक्स्ट क्लास होएगी बेटा, जो नेक्स्ट क्लास होएगी, देखिए होमवर्क क्या है, आज आपको डीपीपी मिलेगा, आज आपको डीपीपी मिलेगा, और रिवीजन बहुत जरूरी है। जो क्लास में दिया है वो करना ही है, यस, जो क्लास में दिया है उसको निपटाना ही है, बहुत अच्छे से निपटाना है। और आपको जो पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है मेरे भाइयों, पीडब्ल्यू के मॉड्यूल में से आज आप लोग एसीटेट आयन के क्वेश्चंस कर सकते हो, आज आप लोग नाइट्रेट आयन के क्वेश्चन कर सकते हो, नाइट्रेट आयन के क्वेश्चन में निपटा देना, ठीक है, ठीक है सर। जो केबीसी लीडर बोर्ड है वो आउट हो चुका है 21 अक्टूबर से लेके 3 नवंबर वाला, है ना। तो जो आपके बैच रिसोर्स है उसमें, उस पर जाके क्लिक कीजिए, कौन बनेगा चैंपियन कॉन्टेस्ट 2026, और उसका वहां पर जो टॉप स्टूडेंट है उनके नाम है ना। और आप लोग भी पढ़ाई करते रहिए, नेक्स्ट लीडर बोर्ड माइट हैव योर नेम। बहुत ही अच्छी बात है, गजब सर। स्टूडेंट्स फाउंड यूजिंग अनफेयर मींस ड्यूरिंग कंपटीशन टू इंक्रीज एक्सपी हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिस्ट। जहां पर भी ऐसा दिखा है कि किसी ने गड़बड़ करने की कोशिश करी है, उनको हटा दिया गया है ना। तो ये आप लोग कर सकते हैं, फटाफट जाइए और अपना नाम उसमें चेक कीजिए, क्या पता तुम्हारा भी नाम हो उसमें, है ना। और प्राइज मनी तो तुम्हें पता ही है। प्राइज मनी कौन बनेगा चैंपियन तुम्हें पता है, प्राइज मनी बहुत जबरदस्त है, लैपटॉप, आईफोन, पता नहीं क्या क्या है। और कैसे आपका एक्सपी पॉइंट बढ़ सकते हैं वो भी आपके सामने है। 31 दिसंबर 2025 तक ही है सारी कहानी ये। अभी जाओ और कुछ अच्छा कराओ भाई, फटाफट कर लो ये काम। थैंक यू सो मच, आप सब लोग आए इस क्लास में और आपने इस क्लास की शोभा बढ़ा दी। आज हमने एनायन के टेस्ट पढ़े हैं, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें एनायन के टेस्ट खत्म हो चुके होंगे और हम लोग मोस्ट प्रोबेबली केटाइंस के टेस्ट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली केटाइंस के जो टेस्ट हैं वो हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही करते हैं, नेक्स्ट सेशन में आपसे वापस मुलाकात करते हैं। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।